हेलो। अच्छा, मैं लाइक मिड टू वाला सारा सामान जो है वो तो काफ़ी अच्छा कवर कर लिया हुआ है। मिड वन के लिहाज से भी कुछ ख़ास वहाँ पे बातें नहीं है, बस वो एसक्यूएल प्रॉब्लम सॉल्विंग ही आ जाती है जो आप लैब में सीखते हो। मैं एक दिन में अब आपको उसके नहीं सिखा सकता। फ़िलहाल मेरा फोकस है मिड टू के बाद वाले टॉपिक्स। लेकिन मैं लैब के लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसके अंदर मैं सारे ये जो व्यूज़ वगैरह का सिंटैक्स होता है वो भी कवर करूँ। लेकिन ऑब्वियसली सोने के बाद, क्योंकि मैं सोया नहीं हुआ। आप टाइम देख सकते हो मैं इस वक्त क्या करूँ। खैर, तो इस वीडियो में मैंने बस मिड टू के बाद वाला कवर कंटेंट कवर करना है, और रिलेशनल अलजेब्रा, क्योंकि मैंने वो पहले कवर नहीं किया था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिलेशनल अलजेब्रा। आपको पता ही है कि सिंबल्स वगैरह हम बस यूज़ करते हैं एसक्यूएल क्वेरीज रिप्रेजेंट करने के लिए। ये तो एक बड़ी लेमैन अंडरस्टैंडिंग है ना, लेकिन एक्चुअली रिलेशनल अलजेब्रा एक प्री एग्जिस्टिंग चीज़ है। एसक्यूएल लाइक वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो लाइक मैथमेटिकल सेट्स वगैरह के लिए होती है। खैर, लेकिन हम हमारे मतलब के लिए यही है कि भाई हमने ट्रांसलेट करना है वगैरह, तो उसके लिए जो सिंबल्स हैं वो देख लेते हैं। तो सिलेक्ट एक्स, काउंट एक्स, अगर मैंने इसको ट्रांसलेट करना हो तो पाई कॉलम नेम कॉमा अगला कॉलम नेम। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अब हम एक एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो कि नॉर्मल आर ए में नहीं कंपैटिबल हुआ करता था, फिर एक्सटेंडेड आर ए में आया जिसके अंदर ये एफ़ वगैरह वाले सिंबल्स वगैरह यूज़ होते हैं। इसके लिए और भी सिंबल्स यूज़ हो सकते हैं, आपने देखे ही होंगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैंने ये चूज़ किया दिखाना, आपकी मर्ज़ी, आपने जो समझ यूज़ करना कर लो। खैर, यहाँ पे ये हो रहा है कि आप पाई की सबस्क्रिप्ट में कॉलम्स डालते हो, और अगर इनमें से कोई एक एग्रीगेट फंक्शन है तो एग्रीगेट फंक्शन के लिए एफ़ के सबस्क्रिप्ट में आता है कि वो एक्चुअल एग्रीगेट फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे लाइक 2 लेयर्स ऑफ सबस्क्रिप्ट्स आ गए। तो उसके अलावा रीनेम के लिए होता है आपके पास रो। अगर आपने ब्रैकेट्स में सराउंड नहीं किया हुआ तो फिर इसका मतलब है कि आप पूरे टेबल को रीनेम कर रहे हो, और अगर आपने ब्रैकेट्स में सराउंड किया हुआ तो इसका मतलब है कि आप कॉलम्स को रीनेम कर रहे हो उस टेबल का। अब मैंने कॉलम्स प्लूरल इसलिए बोला क्योंकि जितने कॉलम्स होते हैं आपको उतने ही यहाँ पे डालने पड़ते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप खाली पहला कॉलम रीनेम करना चाह रहे हो तो आप लिख दीजिए लाइक कॉलम 1 इक्वल्स कॉलम 1 न्यू नेम। ऐसे नहीं कर सकते आप अगर यहाँ पे 5 कॉलम्स, आपको 5 के 5 लिखने पड़ेंगे एज इट इज़, सिवाय वो वाला जो आपने चेंज करना है उसको आप चेंज कर लोगे। तो ये एक है यहाँ पे रूल अनोइंग सा। उसके अलावा वेयर के लिए हम लोअर केस सिग्मा यूज़ करते हैं। ग्रुप बाय और हैविंग के लिए हम जी की दोनों साइडों पे लिख देते हैं। लेफ़्ट साइड पर आता है ग्रुप बाय, बाद में आता है हैविंग। ठीक है। उसके अलावा क्रॉस प्रोडक्ट, जो मैंने पहले मिड वन की वीडियो में कवर की हुई है पहले काफ़ी डिटेल में, वो जो है वो एक लिटरल क्रॉस से रिप्रेजेंट होती है एक्स। और उसके अलावा एक चीज़ होती है लाइक इनर लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन। ये तो लाइक आपके सामने ही सिंबल्स हैं, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, देख के पता चल रहा है। लेफ़्ट जॉइन के अंदर लेफ़्ट एक्सटेंशन है, राइट के अंदर राइट एक्सटेंशन है, फुल आउटर में दोनों साइडों पे एक्सटेंडेड है। लेकिन नेचुरल जॉइन क्या है? तो काफ़ी बार आपने नोट किया होगा कि हम ना एक ही नाम रखते हैं। मतलब हो सकता है कि यूज़र्स का टेबल है, उसके अंदर एक यूज़र आईडी है, और बाद में कोई रिव्यूज़ का टेबल है किसी मूवी की साइट पे फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे भी आपने यूज़र आईडी साथ नाम लिखा हुआ है कॉलम का। इस केस के अंदर हमें बड़ा अनोइंग तरीके से आपको लिखना पड़ता है ये इनर जॉइन की सबस्क्रिप्ट के अंदर, इनर जॉइन की सिंबल की सबस्क्रिप्ट के अंदर, कि लाइक ए डॉट यूज़र आईडी इक्वल्स बी डॉट यूज़र आईडी। जबकि लाइक बड़ा रिडंडेंट सा लगता है लिखते हुए कि लाइक क्या अजीब सी बात, ऑब्वियस सी बात, मैं यही चाह रहा हूँ। तो नेचुरली अगर एक ही नाम होगा ना तो नेचुरल जॉइन उनको जोड़ देता है, आपको कोई सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखना पड़ता। तो ये बस आपकी एक आर ए की क्वेरीज को स्लाइटली लेस अनोइंग करने के लिए एक टूल है। तो यूज़र आईडी आपको नहीं लिखना पड़ेगा, अगर 2 कॉलम्स हैं जिनका सेम नाम है वो खुद ही जॉइन कर देता है। तो T1 एस्टरिस्क T2 का मतलब नेचुरल जॉइन होता है। खैर, उसके अलावा यूनियन, इंटरसेक्ट, एक्सेप्ट, एंड और नॉट, वही यूजुअल मैथ वाले सिंबल्स हैं। उसके अलावा एक सिंबल था जो एक्चुअली मैम ने नहीं कवर करवाया हुआ था हमारी, लेकिन कुछ क्वेरीज़ में मैंने देखा था कि यूज़ हो सकता है, तो मैंने कहा एहतियातन बता ही दूँ। तो वो ऑर्डर बाय के लिए है टॉर्क का सिंबल जो होता है ना, वो। खैर, सिंबल्स तो लाइक बड़ी सरफेस लेवल बात है, लेकिन रिलेशनल अलजेब्रा काफ़ी जल्दी कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो सकता है। मैं पहले काफ़ी अंडर एस्टिमेट कर रहा था कि वो यार बस ट्रांसलेशन है, जो क्वेरी है उसको बस इन सिंबल्स में लिखाना है, इसमें क्या तैयारी करना है। लेकिन टर्न्स आउट कुछ न्यूएंसेस आ जाती हैं यहाँ पर। अच्छा, पहले तो एक लाइक बेसिक सी बात है ना, उसके लिए मैं पहले लाइक बस स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करना चाह रहा हूँ। तो
हम स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ टेबल्स पड़े हुए हैं, यूज़र का है, रिपोर्ट का है, रिपोर्ट ऑथर है और रेटिंग का टेबल है। आपसे कहा गया राइट अ क्वेरी टू गेट द ऑथर्स फॉर एवरी रिपोर्ट दैट हैज़ बिन रेटेड 5 बाय द यूज़र 101। तो आप सोच लो इसके लिए एसक्यूएल क्या होगी, क्योंकि मैं वो दिखाने वाला हूँ अगर आपने अपने लाइक मेंटल एक्सरसाइज के तौर पे करना है, बट लेकिन बहुत सिंपल है। आप गेट ऑल रिपोर्ट आईडीज़ फॉर द रिपोर्ट्स दैट आर रेटेड 5 बाय यूज़र 101 और फिर आप जो रिपोर्ट ऑथर का टेबल है उसके अंदर आप खाली वो वाली एंट्री सेलेक्ट करते हो जो इस लिस्ट ऑफ रिपोर्ट आईडीज़ में फॉल करता है। तो ये सारे केसेस ही हैंडल कर लेगा, चाहे अगर मल्टीपल ऑथर्स भी हों, जो मर्जी है। तो बड़ी सिंपल सी क्वेरी है, इसमें कुछ खास है नहीं। गेट लिस्ट ऑफ रिपोर्ट्स दैट आई वांट, रिपोर्ट्स फॉर विच द ऑथर्स आई वांट, उसके बाद रिपोर्ट ऑथर वाला टेबल खोलो और बस कंपेयर कर लो। बहुत सिंपल है। तो इसकी अगर हम लिखने की कोशिश करें ना क्वेरी, तो काफ़ी लंबी बन जाएगा। लाइक सबस्क्रिप्ट के अंदर सबस्क्रिप्ट, उसके अंदर हो सकता है मज़ीद सबस्क्रिप्ट भी हो जाएगा क्योंकि थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। तो इसलिए हम ये असाइनमेंट्स यूज़ कर लेते हैं कि हम R1 डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये इस तरह से है और फिर हम R1 को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिग्मा के सबस्क्रिप्ट के अंदर इन R1 लिखा हुआ, लेकिन ये एक्चुअली गलत है। ये जो है बकाया सारा कुछ सही है, बस ये इन वाली जो चीज़ है ना ये गलत है, क्योंकि रिलेशनल अलजेब्रा एक्चुअली इनको सपोर्ट ही नहीं करता। उसके लिए आपको वर्क अराउंड्स करने पड़ेंगे। तो अब कैसे करना है ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन खुद करता क्या है। तो इन जो है ना उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो एक इनलेस तरीके से इसमें, कि जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि टेबल है, यहाँ पे रेटिंग है ना टेबल, तो उसके साथ आपने जॉइन लगा देना। उसके बाद अब जॉइन के अंदर ऑब्वियसली कंडीशन भी होती है। तो कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि जो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे वैल्यू है इनके, वो और जो कॉलम सिलेक्ट हो रहा है वो, उन दोनों को आपने इक्वल सेट कर देना, एंड दैट्स इट। उसके बाद आगे वो वेयर एज इट इज़ आ गया। अब अगर आप इस नीचे वाली क्वेरी को पढ़ो ना, तो ये क्या हो रहा है, हर रेटिंग के लिए जिस रिपोर्ट के ऊपर वो रेटिंग हुई हुई है उसका ऑथर भी आ रहा होगा हर रो के अंदर, और उसमें से आप सिलेक्ट कर रहे हो वो वाली यूज़र रेटिंग्स जिसके अंदर इस हमारे यूज़र ने 5 किया हुआ है, और इस तरह से हम जॉइंस के थ्रू वही काम कर चुके हैं। तो इन के बिना भी ये सारे काम हो सकते हैं। इन इज़ एक्चुअली बैक एंड पे जॉइन ही हो रहा होता है। तो जब हमने इसकी RA लिखनी होगी ना, चाहे आपके सामने क्वेरी इस तरह भी लिखी हो एन करके, आपने हमेशा इस तरह लिखनी आ रहा है कि यहाँ पे इनर जॉइन A डॉट रिपोर्ट ID इक्वल्स R1 डॉट रिपोर्ट ID। R1 हमने डिफ़ाइन कर दिया ना, वो वही वाला था जो इनर मोस्ट क्वेरी है, इसको हमने R1 कह दिया और हमने R1 को जॉइन कर दिया विद रिपोर्ट ऑथर विद द कंडीशन। अब जैसे मैंने पहले बात की थी नेचुरल जॉइन के बारे में, आप अपनी लाइक जगह बचाने के लिए इस तरह से भी कर सकते हो, कम लिखना पड़ेगा। और एक एक्स्ट्रा बस डिटेल है, बहुत एक्स्ट्रा भी इतनी कोई वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट डिस्टिंक्ट यूज़ किया था। तो डिस्टिंक्ट के लिए पार्शियल डेरिवेटिव्स वाला जो होता था ना सिंबल, वो यूज़ करता है। मुझे नाम भूल गए कौन सा होता है, खैर। तो ये हो गया इनको ट्रांसलेट करना। काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। बस एक सिंपल सा फार्मूला है कि आपने जो टेबल है इस क्वेरी के अंदर, जो भी इस क्वेरी के अंदर टेबल है उसके साथ जॉइन कर देना है, और ऑन की कंडीशन बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अच्छा, ये बात हो गई। अब हम एक जिस पास पेपर से ये डेटाबेस का स्कीमा लिया हुआ था उसका एक्चुअल सवाल करते हैं। मैं लाइक स्टेप बाय स्टेप चलना चाह रहा था क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें यूज़ हुई हैं। ये एक सवाल है, इसके अंदर लिखा हुआ है राइट SQL एंड RA स्टेटमेंट्स टू लिस्ट द नेम्स एंड IDs ऑफ द ऑथर्स हु हैव ओनली रिटन अ रिपोर्ट ऑन द सब्जेक्ट डेटाबेस। तो सबसे पहले क्या पका है, गेट ऑल द ऑथर्स हु हैव ओनली रिटन अ रिपोर्ट ऑन द सब्जेक्ट डेटाबेस। तो पहले आप देखोगे कि आप किसी तरीके से वो चाहोगे, उसके बाद आपने फिर नेम्स वगैरह जॉइन वगैरह जिस मर्जी तरीके से करने ऐड कर लोगे। तो इसकी जो SQL है वो कुछ इस तरह की होगी कि यूज़र्स का टेबल है, यूज़र ID यूज़र नेम, बस ऑब्वियसली मल्टीपल सोल्यूशंस हो सकते हैं। SQL है, आपको पता ही है, हज़ारों तरीके होते हैं। मैं इन वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मुझे आदत है। काफ़ी ज़्यादा लोग ये जॉइंस वगैरह से कर रहे होते हैं। खैर,
तो यहाँ पे जो है, if user ID is in the list of authors who have written about database and it is not in the list of authors who have written about subjects other than database, तो फिर आपके पास वो सारे यूज़र्स आ गए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस के बारे में लिखा. वेरी इंट्यूटिव, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है. तो लाइक एक बड़े कॉन्क्रीट से आइसोलेटेड से लॉजिकल ब्लॉक्स है, इसमें कुछ इतनी मुश्किल बात नहीं है. तो इसको किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे? अब इन तो हमने देख लिया, इनको हम इस तरह से कर लेंगे कि वो जॉइन वाला तरीका जो टेबल था, अब एक्चुअली अब टेबल भी पहले के जॉइन था ना, तो अब ये एज इट इज़ लिख देंगे हम, और जो पहले वाले टेबल की कंडीशन है वो हो जाएगी जो एल वैल्यू वगैरह वाली बात मैंने की थी. इस तरह से हम कर लेंगे. ये हमने बस इनको सिंप्लीफाई किया. अब हमारे पास एक्चुअल प्रॉब्लम जिसकी फिर हम बात कर रहे हैं, नॉट इनको कैसे हमने डील करना. तो इसके लिए जो तरीका होता है ना, वो कुछ यूँ होता है कि बेसिकली जो इनमें किया था ना, एग्जैक्टली वही करना. प्रिटेंड करो कि आपके पास यही ओरिजिनल क्वेरी है. अभी आप भूल जाओ कि यहाँ पे ये वाला ब्लॉक है एंड से पहले वाला. लेट्स से कि खाली इतना हिस्सा था, यू डॉट यूज़र आई डी नॉट इन वाला. तो उस हम नॉट को फ़िलहाल इग्नोर करते हैं, हम खाली ना जैसे इन में करते हैं ना वो कर लेता है. तो ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं, ये दोनों लिटरली एक ही चीज़ हैं. ये है in the list of authors who have written on database, in the list of authors who have written about subjects other than database. और उसके बाद हमने सेट ऑपरेशन यूज़ करके इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो इससे हमें मिलेंगे वो वाले ऑथर्स जिन्होंने डेटाबेस के बारे में लिखा है लेकिन और किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं लिखा. ठीक है. तो नॉट इन इस तरह से यूज़ हो सकता है. अगर आपको कि यार ये अगर पहले इन ना होता तो क्या करता? अगर पहले इन ना होता ना तो हम बस वेयरलेस इसको बना देते बस नॉर्मल जॉइंट्स के साथ. तो वो यूनिवर्सल सेट माइनस, तो फिर वो नॉट इन इस तरह से हम कर लेते हैं इम्प्लीमेंट. तो जनरल तरीका इसका इस तरह से बन रहा है. तो हमने इन भी हैंडल करना सीख लिया, नॉट इन भी करना सीख लिया. और ये पास्ट पेपर का भी एक सवाल हो गया. तो इसकी आर ए इसने लिखी हुई है, बड़ी सिंपल सी है. आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि मतलब जो ये वाला जो ब्लॉक था इसको लिख दिए इसकी आ रहे, विच इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. वो वही वाली बात है, सिम्बल्स में ट्रांसलेट करना. और उसके बाद सेट ऑपरेशंस वाली जो चीज़ थी वो की है. और यहाँ पे फिर उसने वो लाइक इन वाला तरीका नहीं करना था ना, तो लाइक वो कर दिया जॉइंट्स. खैर अच्छा, इतना मुश्किल नहीं है. बस इन नॉट इन हो गया हैंडल. अब और अगला जो है उसके अंदर है लिस्ट द नेम्स ऑफ द मेल यूजर्स हु हैव रिव्यूड ऑल द रिपोर्ट्स रेटेड 3 और अबव, all the reports rated 3 or above by the user Damam Shah with user ID 101. तो इसकी SQL जो उन्होंने दी हुई थी सोल्यूशन के अंदर वो कुछ इस तरह से थी. मैंने पहले फॉर्मेट की थी इसको या नहीं किया था? ओके, मैं आलसी हूँ. खैर ये भी इतनी मुश्किल नहीं है. यही है कि इनर मोस्ट क्वेरी को हम देख लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है गेट रिपोर्ट्स रेटेड 3 और अबव बाय द यूज़र. ठीक है. इन्होंने वो नाम नहीं लिखा क्योंकि पहले यूज़र आईडी थी. उनकी मर्ज़ी है यार. आप एहतियातन लिखना चाहते हो तो आप वो एंड करके लिख लो. मतलब एंड यूज़र नेम इक्वल्स दमम शाह, अगर आपने लिखना लिख लो. खैर एक्सेप्ट दोज, मतलब अच्छा, तो ये वो वाली रिपोर्ट्स हैं जो हमारे टारगेट लाइक जो जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उसने लिखी हैं. और अब नीचे क्या है? नीचे जो लिखा हुआ वो है कि इस करंट यूज़र ने, ये कोरिलेटेड क्वेरी है, जिस यूज़र को मैं इस वक्त देख रहा हूँ और मैं सेलेक्ट करूँ कि मैंने इसको डालना है या नहीं डालना अपनी फाइनल आउटपुट के अंदर, क्या उसने उसने कितनी मूवीज़ देखी हैं, कौन सी मूवीज़ कह रहा हूँ, कौन सी रिपोर्ट्स को रेट किया हुआ. ठीक है. तो रिपोर्ट्स रेटेड 3 और अबव बाय दमम शाह, रिपोर्ट्स रेटेड बाय यू. तो अगर हम इनकी सब्ट्रैक्ट करें और आंसर 0 लाइक नल आता है तो इसका मतलब है कि ऑल ऑफ द रिपोर्ट्स रेटेड बाय दमम शाह दैट आर रेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आपने उनको रेट किया हुआ है.
तो मतलब अगर नो एंट्रीज आ रही हैं, मतलब इफ़ दिस डज़ नॉट एग्जिस्ट, तो फिर आपने ये सारा कुछ किया हुआ है। ये लॉजिक है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से ट्रांसलेट करना। अब यहाँ पे जो है ना एक मसला आ गया, कोरिलेटेड क्वेरी आ गई। अब कोरिलेटेड क्वेरीज जो होती है ना, एक्चुअली वो रिलेशनल अलजेब्रा में सपोर्टेड नहीं है। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि रिलेशनल अलजेब्रा एक्चुअली लाइक सेट्स वगैरह के साथ रिलेट करता है। एसक्यूएल बाद में बनी, उसको देख के, और उसके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उनसे उनमें डिफरेंट भी हैं। तो रिलेशनल अलजेब्रा फंडामेंटली कोरिलेटेड क्वेरीज को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन हम एक आध ऐसा ऑपरेशन है जो कभी एसक्यूएल के अंदर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया था, जो इस स्पेसिफिक पैटर्न को ट्रांसलेट करने में हमें मदद दे सकती है। अगर आप सोल्यूशन देखो ना, उन्होंने जो दिया हुआ उसके अंदर उन्होंने एक डिवीजन वाली चीज़ यूज़ की हुई है। तो लाइक पहले वाली क्वेरीज तो बड़ी इजीली समझ आ रही हैं कि मतलब जो ये वाली क्वेरी है उसको बस एज इट इज़ ट्रांसलेट करके U1 में डाल दिया, इसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पे है, वेयर के अलावा ना सारा कुछ जो है ना उन्होंने U2 में डाल दिया, और फिर इन्होंने U3 जो है ना उसके अंदर U2 डिवाइडेड बाई U1 किया। अब ये डिवीजन क्या होती है भाई, हमारी टीचर ने तो नहीं पढ़ाई, तो मैं वैसे बता क्यों रहा हूँ, अभी लाइक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इस पर। खैर, लेकिन ये क्या करती है, पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्या करती है, आपको फिर खुद ही समझ आ जाएगी कि मैं क्यों बता रहा हूँ। कंसिडर आपके पास ये दो टेबल्स हैं, विकिपीडिया से एग्जांपल ली थी लमाओ। एक ये है DB प्रोजेक्ट का जिसके अंदर टास्क्स लिखे हुए हैं, और एक ये कंप्लीटेड है। फंडामेंटल आइडिया है कि यहाँ पे एक कॉलम है जिसका आप एक सिंगल कॉलम चीज़ है, और यहाँ पे एक मल्टी कॉलम चीज़ है जिसके अंदर कॉलम नेम मैच हो रहा है। अब डिवीजन जो है ना आपको वो वाली एंट्रीज देगी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेड है, वो डेटाबेस 1 में भी है, डेटाबेस 2 में भी है। यूजीन है, वो डेटाबेस 1 में है, कंपाइलर 1 में, लेकिन डेटाबेस 2 में नहीं है। तो यूजीन नहीं आएगा लेकिन फ्रेड आएगा। मतलब तमाम वो वाली बकाया कॉलम वाली वैल्यूज़ जो इन सारों में है, इस पूरी लिस्ट में। तो जब हम लिखते हैं ना कि U2 डिवाइड बाई U1, मतलब ऑल रिपोर्ट्स और वो वाली रिपोर्ट्स जो क्या नाम है उसने नहीं लिखे, क्या नाम है उसने लिखे। अब इससे ना आपको जो मिलेगी लिस्ट, यहाँ पे इन्होंने यूज़र आईडी और रिपोर्ट आईडी का पेयर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे यूज़र आईडी आ गई, यहाँ पे रिपोर्ट आईडी आ गई, और यहाँ पे तमाम वो रिपोर्ट आईडीज़ आ गई जो भी नाम था दमम शाह उसने देखी हुई हैं। मूवीज़ में बार बार बोली जा रहा हूँ यार, मैं पागल हो गया। खैर, तमाम वो जिनको रेट किया हुआ है, तमाम वो रिपोर्ट जिनको रेट किया हुआ है, और यहाँ पे सारी रिपोर्ट्स जिसने रेट किया है और कौन सी रिपोर्ट थी इसको रेट किया। तो अगर वो सारी रिपोर्ट्स यहाँ वाली मैच हो जाती हैं किसी आयत यूज़र के, जैसे यहाँ पे ये है स्टूडेंट, तो वो आउटपुट में आएगा। तो इस केस के अंदर ना ये सल्यूशन इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसके अंदर दो मसले अवॉइड किए गए हैं। एक तो कोरिलेटेड वाला, कोरिलेटेड के लिए लिटरली कोई तरीका नहीं है, और दूसरा जो मसला है वो एग्जिस्ट वाला मसला है। एग्जिस्ट भी एक्चुअली सपोर्टेड नहीं है, और टर्न्स आउट कि ये एक फ्रीक्वेंटली अकरिंग पैटर्न है, क्योंकि रैंडमली मेरी किसी दोस्त ने भी मुझे लाइक अभी थोड़ी देर पहले मैसेज भेजा हुआ था, वैसे नेवर माइंड, ये रात 8:30 पे था, 6 घंटे पहले कोई समथिंग, जिसके अंदर एग्जैक्टली यही पैटर्न नज़र आ रहा है। तो एंड नॉट एग्जिस्ट, सिलेक्ट, एक्सेप्ट, सेलेक्ट वाला पैटर्न, और ये भी कोरिलेटेड है। तो ये वाला पैटर्न मैंने मल्टीपल जगहों पे देखा, और मैंने ये लिटरली पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, और हमें कहा गया है कि बेटा पेपर मुश्किल आएगा। अब मुश्किल का यही मतलब, अब कुछ मुश्किल है तो नहीं डेटाबेस के अंदर, तो इस तरह की चुस्से ही आएंगे। तो खैर, ये डिवीजन ऑपरेशन और मैंने इसलिए बताया, सही है। लेकिन अगर हम खाली एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट की बात करें कि उनको कैसे हैंडल करना है, तो मेरे दिमाग में एक जो पहला सोल्यूशन आया था वो ये था कि आप बस काउंट यूज़ कर लो। आप एग्जिस्ट की जगह काउंट यूज़ कर लो कि काउंट इक्वल 0, काउंट इक्वल नॉट 0। तो ये उसका सोल्यूशन, अगर एनीवन इंटरेस्टेड है, ये पूरा मैंने बताया हुआ। अच्छा, रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर और कोई बात नहीं है, यही कॉम्प्लिकेशंस थी कुछ जो इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करती हैं, वरना लिटरली वही है कि सिम्बल्स वाली जो चीज़ थे। और मेरा ख्याल है मैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी, मतलब डिवीजन ऑपरेशन का कभी हमारी क्लास में जिक्र नहीं किया गया,
प्रॉबली इतने मुश्किल सवाल नहीं दिए जाएंगे कि डिवीजन के बिना ना हो सके। बेहतर है कि अगर आपको इतना मसला हो रहा है, आप कोशिश करो कोरिलेटेड के बिना लिख के देखो किसी तरह से क्वेरी, क्योंकि इन सवालों के अंदर आप क्वेरी लिख रहे हो, आप क्वेरी चेंज भी कर सकते हो। खैर, अच्छा, ये हो गया रिलेशनल अलजेब्रा। अब हम आते हैं ईआरडीज़ पर। अब ईआरडीज़ के अंदर है कि एंटिटीज़ होती हैं, या रिलेशंस कहते हैं इनको, या टेबल कहते हैं। एक चीज़ रियली पिसेस मी ऑफ, वो ये है कि लोग रिलेशनशिप्स को रिलेशंस कह रहे होते हैं। रिलेशन ये होता है भाई, ठीक है। खैर, अच्छा, अब इसकी जो एट्रीब्यूट्स होती हैं वो मल्टीपल किस्म की हो सकती हैं। एक की एट्रीब्यूट होगी जैसे कि स्टूडेंट आईडी है जो अंडरलाइन हुई होगी, उसके अलावा मल्टी वैल्यूड है जिसके अंदर लेयरिंग हुई होगी, उसके बाद कंप्यूटेड या डेराइव्ड है, उसके अलावा कॉम्पोजिट है जो मल्टीपल एक्चुअल दूसरी एट्रीब्यूट से मिल के बनता है, उसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स होता है जो मल्टी वैल्यूड भी होता है और कॉम्पोजिट भी होता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है एट्रीब्यूट्स के लिए। उसके अलावा कार्डिनैलिटी के ऊपर आ जाता है। कार्डिनैलिटी ये होते हैं जो नंबर्स होते हैं कि 1 n वगैरह। तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता था। तो कुछ लोगों को ना कन्फ्यूजन होती है स्पेशली ये टर्नरी वगैरह के अंदर कि कैसे डिसाइड होएगा कि यहाँ पे m आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा। तो मैं पहले सिंपल एग्जांपल के साथ शुरू करता हूँ। जो बाइनरी रिलेशनशिप है ऊपर, तो बाइनरी रिलेशनशिप है एम्प्लॉई बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट। अब इसका तरीका क्या है बताने का कि कार्डिनैलिटी किस साइड पे क्या लिखते हैं। तो जिस साइड पे आप कार्डिनैलिटी लिख रहे हो ना, लेट्स से मैं डिपार्टमेंट की लिख रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि यहाँ पे 1 आना है या m आना है, अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो मैं ये अब मैं सोचूंगा कि इस रिलेशनशिप में कौन कौन सी और एंटिटी इन्वॉल्व है। इस केस में सिर्फ एक एंटिटी और इन्वॉल्व है जो है एम्प्लॉई, ठीक है। तो अब मैं डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहा हूँ कि अगर मुझे एक सिंगुलर एम्प्लॉई की रो दी जाए, कितने डिपार्टमेंट्स की रोज़ होंगी उसके अगेंस्ट। एक एम्प्लॉई के अगेंस्ट बिलोंग्स टू रिलेशनशिप के लिहाज से कितनी एंट्रीज होनी चाहिए। तो काफ़ी ऑब्वियस है कि यूजुअली एक एम्प्लॉई एक ही डिपार्टमेंट में बिलोंग करेगा। अब ऑब्वियसली आपकी कंपनी की पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन टिपिकली ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ पे मैं जब n लिखा है, मैंने किस बेसिस पे लिखा होगा, वो ये है कि अगर मुझे कोई एक सिंगुलर डिपार्टमेंट देते हैं, CS डिपार्टमेंट। अब एक CS डिपार्टमेंट मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो कितने एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। और वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग CS डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, इसलिए ये मैं नहीं होगा। ये बड़ा ऑब्वियस लगा होगा जब मैंने 2 के साथ किया, लेकिन अब मैं 3 के साथ करूँगा, आपको इसके यूटिलिटी नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं फैकल्टी के ऊपर लिखता हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ पे m आना है, 1 आना है, क्या आना है। तो अब मैं प्रिटेंड करूँगा मुझे कोर्स की एक रो और टेक्स्ट बुक की एक रो दी गई है। कोर्स के लिए लेट्स से मुझे कैलकुलस दे दिया है, टेक्स्ट बुक के लिए मुझे थॉमस कैलकुलस जो किताब थी हमारी वो दे दी है। तो अगर मुझे बताया हुआ है कि जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है वो कैलकुलस एंड एनालिटिकल जियोमेट्री है और टेक्स्ट बुक थॉमस कैलकुलस यूज़ हो रही है, तो क्या मैं उसके अगेंस्ट कितने फैकल्टी मेम्बर्स होंगे, क्या एक होगा या मल्टीपल होंगे। तो हमारे केस में तो मल्टीपल थे, मल्टीपल टीचर्स एक कोर्स एक ही गिवन टेक्स्ट बुक से पढ़ा सकते थे, तो इसलिए यहाँ पे मैनी वाला आ गया। अब इसी तरह से टेक्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं। इधर क्या आएगा, P लिखा है, लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ मुझे नहीं पता कैसे लिख रहा हूँ, तो वो ये है कि हम प्रिटेंड करते हैं कोर्स की कोई एक रो मिल गई है, फैकल्टी की कोई एक रो मिल गई है। तो MVC मिल गई है और फैकल्टी में सर रिजवान मिल गया है लेट्स से। तो एक मैथ टीचर मिल गया और एक मैथ का कोर्स मिल गया। अब इसके लिए कितनी टेक्स्ट बुक्स होंगे। कुछ लोग इंस्टेंटली कहेंगे यार एक होगी, ये P क्यों लिखा। लेकिन अगर आप याद करो, हमें MVC के लिए 2 किताबें लगाई गई थी। एक थी लाइक थॉमस कैलकुलस का की लाइक कंटिन्यूएशन जो आखिरी हिस्सा हमने छोड़ दिया था पहले कैल 1 में, उसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशंस की किताब भी अपने साथ पढ़ी थी। तो एक कोर्स एक फैकल्टी का टीचर मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स के साथ भी पढ़ा सकता है। और यहाँ पे तो एक क्लास की बात भी नहीं हो रही, तो इन जनरल काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। तो इस तरह से हम कार्डिनैलिटी डिसाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं वीक एंटिटीज़ और कंप्लीट पार्टिसिपेशन के बारे में। तो वीक एंटिटीज़ जो है ना, उनकी जो फंडामेंटल क्वालिटी है वो ये है कि उनकी कीज़ इनकम्प्लीट होती हैं। ये बात बड़ी कॉमनली कही जाती है कि इट्स एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एन अदर, और वो बात भी सही है लेकिन थोड़ी सी मिसलीडिंग हो सकती है
क्योंकि वो वाली जो चीज़ है ना वो कंप्लीट पार्टिसिपेशन से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना वीक एंटिटीज़ के हवाले से वो ये है कि क्या इसकी प्राइमरी की के अंदर इसकी फॉरेन की आ रही है। तो अगर आप एक चैप्टर की बात कर रहे हो उसके लिए वो किसी बुक का चैप्टर होगा ना ऑब्वियसली, तो बुक के बिना चैप्टर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये तो हमें समझ आ गई है। लेकिन वो आप कंप्लीट पार्टिसिपेशन से भी शो कर सकते हो। तो ये डबल लाइनें कब डालनी है लाइक एंटिटी के ऊपर, और ये इसके ऊपर डबल लाइनें कब डालनी है। तो ये जो है ना इसको कहते हैं आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप की ये क्वालिटी है कि इसकी जो फॉरेन की यहाँ से आ रही है ना बुक की, वो इसकी प्राइमरी की का हिस्सा बन जाती है। तो चैप्टर की अब प्राइमरी की होगी बुक आईडी और चैप्टर आईडी, इन दोनों का कॉम्पोजिट। तो यहाँ पे आप चैप्टर नंबर वैसे लिख दो फिर सिंपलिसिटी। तो इस तरह से होता है। तो हाँ, उसके अलावा ऑलवेज कंप्लीट पार्टिसिपेशन और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप हमेशा होता है, कोई डिफ़ाइन करता। अच्छा खैर, हम काफ़ी इसकी एक मैं एग्जांपल सोचता हूँ लाइक जिसके अंदर हम कंप्लीट पार्टिसिपेशन यूज़ कर सकते हैं वीक एंटिटी की जगह। अगर हम बात करें लेट्स से एवरी कस्टमर मस्ट हैव परचेज समथिंग। हाँ ठीक है, एवरी कस्टमर मस्ट हैव परचेज्ड समथिंग। ये जो चीज़ है मेरी डेटाबेस में कस्टमर की एग्जिस्टेंस होनी नहीं चाहिए अगर उसने कुछ परचेज़ नहीं किया। लेट्स से इस तरह से कुछ है, मतलब मैं कंप्लीट पार्टिसिपेशन चाहता हूँ। अब क्या ये वीक एंटिटी होगी या नहीं होगी? इसका आंसर है नहीं। इसकी वजह यह है कि कस्टमर की आईडी के अंदर, कस्टमर की प्राइमरी की के अंदर प्रोडक्ट आईडी नहीं आ रही जो उसने ख़रीदे थे, या ट्रांजैक्शन आईडी नहीं आ रही जिसके अंदर उसने पहली बार ख़रीदा था कुछ। उसकी एक इंडिपेंडेंट आईडी है, चाहे उसकी कंप्लीट पार्टिसिपेशन हो किसी रिलेशनशिप में, तो वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगी। तो वीक एंटिटी कब बनानी कब नहीं बनानी, उसके लिए यही है कि आपने की के बारे में सोचना। ठीक है, अब आगे बात आ जाती है एक्सटेंडेड ईआरडीज़ की। उसमें स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि लेफ़्ट साइड पे पहले हम खाली बात करते हैं एम्प्लॉई के। ये एक डिसजॉइंट सेट ऑफ टेबल्स है जिसके अंदर जो एम्प्लॉई से इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, वैसे इससे बेहतर है मैं शुरू मैनेजर से करूँ क्योंकि उसके अंदर सिंगल बड़ी सिंपल किस्म की इज़ अ रिलेशनशिप है। तो अ मैनेजर इज़ अ एम्प्लॉई। अब मैनेजर का मैं अगर अलहदा टेबल बना रहा हूँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें स्टोर करने के लिए, मुझे फिर से ये सारे कॉलम वगैरह बनाने पड़ेंगे, और वो एम्प्लॉई भी है तो वो दो दो टेबल्स में होगा। इस रिडंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हम ये इज़ आर रिलेशनशिप डिपेक्ट करते हैं थ्रू इनहेरिटेंस। तो हम करेंगे क्या, हम मैनेजर के अंदर जो प्राइमरी की होगी वो SSN ही होगी और वो फॉरेन की होगी ऑन एम्प्लॉई। तो इधर खाली जो मैनेजर्स होंगे ना उस टेबल के अंदर फ़िलहाल तो वैसे कुछ है नहीं, तो वो SSNs ही होंगे। तो इस तरह से हो जाता। अब इसका फ़ायदा यही है कि आपको लाइक रिडंडेंट डेटा नहीं स्टोर करना पड़ा, एक जगह पे सारा कुछ डिफाइंड है, मतलब एक और थोड़ी सी लाइक समझ आएगी वैसे। खैर, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉई कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। सेक्रेटरी हो सकता है, टेक्नीशियन हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। और अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है सारे, कि सेक्रेटरी होगा या टेक्नीशियन होगा, ये दोनों नहीं हो सकता एक एम्प्लॉई इस कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक। ठीक है, और वैसे मोस्ट ऐसे होते हैं। खैर, लेकिन यहाँ पे हमेशा सब्जेक्टिविटी आ जाती है जब भी हम डिज़ाइन कर रहे हो कि यहाँ पे D आएगा या O आएगा, वो आपको थोड़ी सी असम्पशंस भी कभी नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी क्लियर है। खैर, अच्छा, तो अ टेक्नीशियन इज़ एन एम्प्लॉई जिसके अंदर एक स्पेशल एट्रीब्यूट हम ट्रैक करना चाह रहे हैं, T ग्रेड, टेक्नीशियन ग्रेड। इसी तरह इंजीनियर इज़ एम्प्लॉई जिसके अंदर हम एक स्पेशल चीज़ रखना चाहते हैं, तो इनके लिए भी हम अलहदा टेबल बना देते हैं। इसके लिए मैनेजर वाली चीज़ है। और उसके अलावा यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कंप्लीट पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन का। अब हो सकता है कि कोई ऐसा एम्प्लॉई हो जो ना सेक्रेटरी हो, ना टेक्नीशियन हो, ना इंजीनियर हो। कोई और हो सकती है जो अनलिस्टेड है जिसके अंदर हम कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन नहीं ट्रैक कर रहे, तो हमने उसके लिए अलहदा टेबल नहीं बनाया। एक तो ये बात हो गई ना। अब उसके अलावा है कि कंप्लीट पार्टिसिपेशन कब होगी। तो यहाँ पे एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट है जो क्यूमुलेटिवली एग्जॉस्टिव भी है। तो या तो आप सैलरीड एम्प्लॉई हो गए या आप आवरली एम्प्लॉई हो गए, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस केस के अंदर हम कंप्लीट पार्टिसिपेशन करते हैं। तो ये भी इज़ आर रिलेशनशिप ही है, इसीलिए इनहेरिट कर रहा है। और ये डिसजॉइंटेड है इसलिए यहाँ पे D आ रहा है। अगर ओवरलैपिंग होता बस O आ जाता। तो बड़ी सिंपल सी बात है।
अब स्पेशलाइजेशन जो है वो जनरलाइजेशन से कैसे डिफरेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट दो स्पेसिफिक चीज़ें थी और आपने उनके बीच में कुछ कॉमन देख के जनरलाइज करके इस तरह से व्हीकल की क्लास बना ली है, तो ये जनरलाइजेशन है। लेकिन अगर आपके पास पहले एम्प्लॉई था फिर आपने ये चीज़ें बनाई हैं तो वो स्पेशलाइजेशन हो गया। डजंट रियली मैटर। खैर, अच्छा, उसके बाद आती है मल्टी पेरेंट इनहेरिटेंस। अब यहाँ पे एक इंजीनियरिंग मैनेजर का टेबल उन्होंने बना दिया नया, जो एक इंजीनियर भी है, एक मैनेजर भी है और एक सैलरीड एम्प्लॉई भी है। उसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ हैं, ये तीनों इज़ आर रिलेशनशिप होल्ड करते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अगर हम लाइक टेबल वाइज के हैं, तो इंजीनियरिंग मैनेजर के अंदर ना फ़िलहाल तो इसे कोई एट्रीब्यूट है नहीं, तो एक बस प्राइमरी की ही होगी जो होगी एम्प्लॉई आईडी। और एम्प्लॉई आईडी जो होगी ना वो 3 टेबल्स की फॉरेन की होगी। उस एक कॉलम के ऊपर मल्टीपल फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स होंगे, एक होगी इंजीनियर की, मैनेजर की और सैलरीड एम्प्लॉयड की। अगर इन तीनों में से कोई एक भी फॉरेन की कंस्ट्रेंट वायलेट हो रही है तो वो इंसर्ट करने नहीं देगा। एसक्यूएल ऐसे ही काम करती है। तो ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है, इसके अंदर कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है अगर आपने पहले देखा नहीं हुआ इसको। तो मल्टी पेरेंट इनहेरिटेंस ऐसे होती है। और जब हम बाद में टेबल किस तरह से बनाना है उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया। खैर, अच्छा, फिर आ जाती है यूनियन टाइप और कैटेगरी। अब यूनियन टाइप और कैटेगरी कुछ लोगों को सिमिलर लगती है, लेकिन ये एक्चुअली थोड़ी सी डिफरेंस आ जाता है। वो ये है कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कार और ट्रक की लाइक यूनियन टाइप हमने बनाई हुई है रजिस्टर्ड व्हीकल, ठीक है। अब अ रजिस्टर्ड व्हीकल कुड बी अ कार और इट कुड बी अ ट्रक, जबकि यहाँ पे था कि एन इंजीनियरिंग मैनेजर इज़ अ इंजीनियर एंड अ मैनेजर एंड अ सैलरी एम्प्लॉय। तो ये फ़र्क एंड और के ऊपर आ जाता है एंड पे, कि इसके अंदर फ़ॉरेन की जो आ रही है वो ज़रूरी नहीं है कि खाली कि वो कार और ट्रक दोनों, वैसे तो ये वैसे भी इम्पॉसिबल है क्योंकि लाइक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसकी ज़्यादा अच्छी एग्जांपल ये हो, जैसे यहाँ पे दोनों एक ही बात हो रही है कि लाइक यहाँ पे जब मैं ये हिस्सा देखता हूँ डायग्राम का, ये ओनर वाला हिस्सा, तो मुझे नज़र आ रहा है कि अ पर्सन कुड बी एन ओनर, अ कंपनी कुड बी एन ओनर एंड अ बैंक मस्ट बी एन ओनर, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट पार्टिसिपेशन है। लेकिन एक ओनर को देख के मैं कह नहीं सकता कि ये तीनों ही होंगे। इट इज़ अ बैंक एंड अ पर्सन एंड अ कंपनी, ये नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा अ ओनर इज़ आइदर अ बैंक और अ पर्सन और अ कंपनी। तो ये फ़र्क है मल्टी पेरेंट इनहेरिटेंस में और यूनियन टाइप कैटेगरी में, एंड और का। इसके अंदर तीनों की तीनों चीज़ें होना ज़रूरी है, इसके अंदर कोई एक भी हो जाएगा तो चलता। अब हम आते हैं सवालों पर। अब ये एक ERD का सवाल था, एक्सटेंडेड ERD का, तो मैं बस ये करके दिखाना चाह रहा था थोड़ा बहुत। तो इसके अंदर एक इस तरह से अटैम्प्ट करता है, तो बड़ा सिंपल तरीका है। पहला सेंटेंस पढ़ो और बस नोट्स लिखना शुरू हो जाओ। तो पेशेंट्स रिसीव मेडिकल केयर फ्रॉम डॉक्टर्स इन अ हेल्थ केयर फैसिलिटी। पेशेंट्स रिसीव मेडिकल केयर फ्रॉम डॉक्टर्स इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। ये तो आप कह रहे हो कि इस तरह से मैं पूरा लिख दूंगा, लेकिन ये मैं बस एक रैंडम बुलेट पॉइंट बनाया, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी मैं लिख लूँगा। अब मैं किसी और जगह पे जाता हूँ। अगला सेंटेंस क्या है? ईच पेशेंट इज़ असाइंड अ यूनिक ID एंड हैज़ एट्रीब्यूट्स सच एज नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो मुझे इसने पेशेंट की एंटिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि ये प्राइमरी की है। मैं इस वक्त अंडरलाइन नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये लो। Has attributes such as name, address, phone, यही बताया खाली, फ़िलहाल यही बताया। इसको एक्सपैंड कर देंगे अगर हमें और कुछ पता चला। उसके बाद डॉक्टर्स की एंटिटी के बारे में बताया। डॉक्टर्स प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर ऑल्सो हैव यूनिक IDs। तो डॉक्टर्स की भी IDs होंगे, ठीक है। और एंड पोजेस एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग देयर नेम, स्पेशलाइजेशन, और क्या कहा हुआ है, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो मैं इस तरह से नोट्स लिखी जाऊँगा, मैं इसी को कंटिन्यू करी जाऊँगा। क्या मुझे पूरा करना चाहिए? हाँ, कर ही लेता हूँ। अच्छा, अपॉइंटमेंट उन्होंने अगली एंटिटी बताई हुई है। एग्जाम्पल, पेशेंट्स कैन स्केड्यूल अपॉइंटमेंट्स टू सी डॉक्टर्स फॉर मेडिकल कंसल्टेशंस। तो अपॉइंटमेंट्स आर, ये मैं सेपरेट नोट्स में लिख देता हूँ, अपॉइंटमेंट्स आर स्केड्यूल्ड बाय पेशेंट्स फॉर डॉक्टर्स।
ठीक है। तो अपॉइंटमेंट्स की एंटिटी के बारे में उससे कुछ बताई हुई बात है। यूनिक आईडी होगी इसकी भी, जिसको इसकी बेसिस पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डेट, टाइम, रीज़न। उसके बाद क्या बताया हुआ, उसने कहा ड्यूरिंग द मेडिकल कंसल्टेशन डॉक्टर्स मे प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस टू पेशेंट्स। तो ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन इज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो आप इसके अंदर प्रॉब्ली इस बाइनरी रिलेशनशिप के लिए कोई एफ के वगैरह वाला काम करोगे यहाँ पे, लेकिन अभी हम वो नहीं कर रहे। अभी हम बस एट्रीब्यूट्स लिख रहे हैं, या लिख ही लो, आपकी मर्ज़ी है, आपका अब पर्सनल स्टाइल होएगा। खैर पॉइंट ये है कि आप इस तरह से करते जाओगे और इवेंचुअली आप बना लोगे, ये है बस पॉइंट। लाइक स्टेप बाय स्टेप नोट्स लो, रिलेशनशिप्स जहाँ पे डिस्क्राइब किए जा रहे हैं उनको बुलेट पॉइंट्स में लिखी जाओ, एक सेपरेट जगह पे टेबल के ऊपर सारी एट्रीब्यूट्स लिखी जाओ, 2 बार रीड करो और फिर प्लानिंग पे आ जाओ। अब यहाँ पे जो हल्की फुल्की बात आती है कि क्या ये प्रिस्क्रिप्शन और अपॉइंटमेंट स्ट्रॉन्ग एंटिटी बनेगी या नहीं बनेगी, वो यही है कि इसकी आईडी उन्होंने बताया हुआ है कि आईडी यूनिक आईडी से आइडेंटिफाई हो रहे हैं, हर किसी की अपनी यूनिक आईडी है। तो प्राइमरी की के अंदर क्या वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आप क्यों बिना वजह प्राइमरी की इन्फ्लेट कर रहे हो? तो इसकी जगह आप बस कंप्लीट पार्टिसिपेशन शो कर दोगे। इसके अंदर एक आध एक्स्ट्रा चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि मैंने वो वाला रिलेशनशिप नहीं शो किया हुआ अपॉइंटमेंट्स और प्रिस्क्रिप्शंस के बीच में, कि अ प्रिस्क्रिप्शन इज़ असाइंड ड्यूरिंग अ अपॉइंटमेंट। तो वो चीज़ जो है वो भी यहाँ पे रिप्रेजेंट होनी थी, मैंने वो नहीं बस एक की। उसके अलावा ये तकरीबन सारा कंप्लीट आया था। खैर अब ये बात होगी टेक्स्ट टू EER डे। इसके अंदर कुछ इतना मुश्किल नहीं है, बस टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, आधा घंटा लग जाता है ईज़िली, लेकिन मार्क्स भी फिर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 15 पॉइंट्स का है मेरा ख्याल है। कोई इस मैं जब उस वक्त अंदाज़ा लगाया था तो कोई पता नहीं कितने % वेटेज बन रही थी, लेकिन काफ़ी बड़ा चंक था। खैर अच्छा, अब जो दूसरी किस्म के सवाल हैं वो है ERD टू रिलेशंस। ERD बड़ी सी दी होगी, कहा होगा रिलेशंस में कन्वर्ट करो। अब हमारी मैम ने ना इसके लिए एक 9 स्टेप प्रोसीजर बताया था, जो जहाँ तक मुझे पता है कि और सेक्शंस को नहीं बताया हुआ। और पर्सनली मुझे इसके अंदर एक आध फ्लॉ महसूस हुआ जब मैंने अप्लाई किया। मतलब आप यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ पहले लिख ली, ठीक है, वेरी रीज़नेबल। वीक एंटिटीज़ रीज़नेबल, ठीक है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करती हैं, उसकी प्राइमरी की आ जाएगी, सही है, ठीक है। फिर आप 1-to-1 रिलेशनशिप्स कर रहे हो, ओके मेक सेंस। 1 to many कर रहे हो, many to many कर रहे हो, एनरी कर रहे हो, मतलब ग्रेटर देन बाइनरी। उसके बाद आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कर रहे हो, ठीक है, वैलिड, चलता, समझ आ रही है। उसके अलावा इनहेरिटेड टेबल्स और यूनियन कैटेगरीज आप बिल्कुल एंड पे कर रहे हो। ये जो चीज़ है ना मुझे बड़ी रिटार्डेड लगी है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे टेबल्स देखे हैं जिसके अंदर रिलेशनशिप्स ज़्यादातर हैं ही इनहेरिटेड टेबल्स के दरमियान। तो उसके लिए ये 9 स्टेप प्रोसीजर के अंदर ना एंड पे एक 10वां स्टेप आता है, और होता है कि रिपीट अनटिल ऑल टेबल्स आर रिप्रेजेंटेड, क्योंकि उसके अंदर फिर ये आपको वापस स्टेप 3 पे आना पड़ता है, और ये मुझे फ्लो अच्छी नहीं लगी। तो जो मैं पर्सनली अब करता हूँ ना, मैं वो ये करता हूँ कि मैं पहले सारे टेबल्स रिप्रेजेंट कर लेता हूँ इस तरह से, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़, वीक एंटिटीज़, इनहेरिटेड टेबल्स, यूनियन टाइप कैटेगरीज। फिर मैं रिलेशनशिप्स पे आता हूँ और एंड पे मल्टी वैल्यूड पे आ जाता हूँ, क्योंकि मल्टी वैल्यूड के बस एक टेबल बनाना होता है सिंपल सा, उसके अंदर कोई काम नहीं होता। लेकिन जो न्यूआंस होगी वो यहाँ पे ही होगी कि लाइक ये बस मैंने पोजीशनिंग थोड़ी सी चेंज की है, जो मैं अपनी पर्सनल अप्रोच में करता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपने जो मर्ज़ी करना करो। अच्छा, तो यहाँ पे हमें एक दिया हुआ है, एक सेकंड, मैंने सॉल्व किया था या नहीं? हाँ किया हुआ। अच्छा ठीक है, सही है, मुझे लगा मुझे खुद करना पड़ेगा अभी। मैप द फॉलोइंग ER और EER diagram into a relational model and specify all the constraints including primary key, foreign key, not null and unique। अब इसके अंदर पर्सनली मुझे एक चीज़ पे कन्फ्यूजन होती है, नॉट नल कहाँ नहीं लगाना, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग इस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, जैसे बुक का पब्लिशर है, ऑब्वियसली आप चाहोगे कि वो भी लिखा जाए, लेकिन ऑब्वियसली कभी कभी आप वो हो जाएगा ना, लाइक इंसर्शन अनॉमली आ जाएगी कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है सिवाय पब्लिशर के, लेकिन आप फिर भी बुक डाल नहीं सक रहे। तो वो थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें जिसके ऊपर नॉट नल डाला जा सकता है। जहाँ पे मैं चाहता हूँ ना, ओ भाई ये क्या मैंने कर दिया, हाँ सही है। हाँ, जहाँ पे मैं लाइक हाईलाइट करना चाहता हूँ ना नॉट नल का रोल, वो ये है कि
जब आप ऑथर और बुक के बीच में रिलेशनशिप बना रहे होगे, ये एक वन टू मैनी रिलेशनशिप है, तो मैनी वाली साइड पे हमेशा फॉरेन की बनती है। जैसे एम्प्लॉयज़ का एक डिपार्टमेंट होता है, इसलिए हम एम्प्लॉयज़ के टेबल में डिपार्टमेंट की फॉरेन की बनाते हैं। तो इसी तरह बुक का एक ऑथर है, ऑथर की मल्टीपल बुक्स हैं, तो इसलिए हम बुक के लिए एक कॉलम बनाएंगे फॉरेन की का जिसके अंदर ऑथर होगा। अब इस कॉलम को ना मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे नॉट नल होना लाजमी है। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट पार्टिसिपेशन शो की हुई है इस रिलेशनशिप में। तो ये डबल बार्स नज़र आ रही है ना, इस तरह की चीज़ों पे बस ये एक बारीकी है नॉट नल की जो मेरा ख्याल है एक्चुअली सिग्निफिकेंट है, वरना तो बंदा जहाँ मर्जी डाल दे। यहाँ पे लेकिन अगर आप नहीं डालोगे ना तो मार्क्स कटेंगे। वकाया मतलब जो पब्लिशर वगैरह हैं उसके अंदर वैसे ना ही डालो, यहाँ पे डालना ज़रूरी है जब कंप्लीट पार्टिसिपेशन वाली एग्जांपल्स आ रही हैं। मतलब एक बुक एग्जिस्ट नहीं कर सकती आपकी डेटाबेस में जब तक आप उसका ऑथर नहीं लिख सकते, ऑथर नहीं बता सकते। और ये मैं नहीं कह रही, ये डायग्राम कह रही है, ये डबल लाइंस ये शो करें कंप्लीट पार्टिसिपेशन। एवरी बुक मस्ट हैव अ रिकॉर्डेड ऑथर। तो खैर अच्छा, अब इसके वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से किस तरह से करना है सारा। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो यहाँ पे लाइक अनइनहेरिटेड वाली बात हो रही है। तो प्रोडक्ट है एक टॉप लेवल स्ट्रॉन्ग एंटिटी। उसके अलावा बुक से ये इनहेरिट हो रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली बुक प्रोडक्ट से इनहेरिट हो रहे हैं, इसलिए हम बुक को हाथ नहीं लगाएंगे, जो बात बुक को हाथ नहीं लगाएंगे। उसके अलावा बिजनेस और पर्सन, इसके भी कोई पेरेंट्स नहीं है। तो ये तीन जो हमारी एंटिटीज़ हैं ये स्ट्रॉन्ग है, बकाया सबके कोई पेरेंट है। जैसे ऑथर है उसका पेरेंट पर्सन है, उसका इज़ अ रिलेशनशिप है विद पर्सन एट्सेट्रा। तो पहले स्टेप में हम सिर्फ और सिर्फ इस तरह से कर लेंगे, तो ये हमने रिप्रेजेंट करना है। और जो मल्टी वैल्यूड है हम वो नहीं लिखेंगे। मतलब यहाँ पे फ़ोन नंबर था, हमने फ़ोन नंबर नहीं लिखा, हम वो बाद में जाके जब उसका स्टेप आएगा तब करेंगे। अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अभी सेकंड है वीक एंटिटीज़, वो इस डायग्राम में नहीं है, लेकिन अगर होती तो आपने साथ उसके आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप भी एक ही बारी ख़त्म करके काम मुकाना होता। उसके बाद है वन टू वन रिलेशनशिप, नहीं सॉरी इनहेरिट, वो मैं मैम वाला तरीका बता रहा था। अब एक्चुअल जो अच्छा तरीका, मेरा वाला तरीका, इनहेरिटेड टेबल्स। क्योंकि अगर आप इस एग्जाम्पल में भी देखो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स हैं जैसे बुक और ऑथर वगैरह के, वैसे लिटरली इसके अंदर तमाम जो दोनों रिलेशनशिप्स हैं वो दोनों ही इनहेरिटेड टेबल से हैं, तो वरना आपको बैक ट्रैक करना पड़ता। तो यही तरीका सबसे अच्छा जो मेरा जो तरीका है। खैर अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे ना हमने ये किया कि जो इनहेरिटेड टेबल्स थे, मूवी बुक, उनको पहले लिख लिया। मूवी और बुक को हमने बता दिया कि जो प्राइमरी की आ रही है ये फॉरेन की है ऑन प्रोडक्ट PID, हमने ये मेंशन कर दिया। उसके अलावा ऑथर जो है वो इज़ अ रिलेशनशिप पर्सन के साथ है, तो हम उसके अंदर भी बता देंगे कि ये SSN जो है ये पर्सन के टेबल के लिए एक फॉरेन की है। उसके अलावा जो बुक की जो फर्दर इनहेरिटेड क्लासेस थे, हार्ड कवर, ऑडियो बुक और पेपर बैक, उनके लिए भी हम 3 अलग टेबल बना लेते हैं। अब वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस स्पेसिफिक एग्जांपल में ना एक कॉलम से भी कर सकते हो। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कंप्लीट पार्टिसिपेशन है। वैसे अगर ना भी होती तो आप एक नल के लिए जगह छोड़ देते कि इट्स नाइदर अ हार्ड कॉपी, नाइदर अ पेपर बैक, नाइदर एन ऑडियो बुक। लेकिन खैर आप इस तरह से कर सकते हो कि आप एक टाइप का या फ्लैग, इसको कहते हैं फ्लैग कॉलम बना लो, जिसके अंदर आपने बता दिया कि मैंने यहाँ पे एक चेक लगाया हुआ है कि इसकी वैल्यू या तो हार्ड कॉपी हो सकती है, या वो पेपर बैक हो सकती है, या ऑडियो बुक हो सकती है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये दोनों अप्रोचेस वैलिड हैं। यूजुअली हम मल्टीपल टेबल्स इसीलिए पसंद करते हैं, जैसे ये मूवी और बुक का केस है। प्रोडक्ट को हमने जब हिस्सों में बांटा है, अगर मैं इसके लिए फ्लैग बनाता ना और फिर मुझे ये 2 कॉलम्स और ये 2 कॉलम्स दोनों इसके अंदर डालने पड़ते हैं, एक ही टेबल में डालने पड़ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नल वैल्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। अगर फ्लैग भी है तो मूवी वाले 2 कॉलम्स हमेशा खाली रहना शुरू हो जाते हैं प्रोडक्ट के टेबल के अंदर, एंड वाइस वर्सा। तो हम वो अवॉइड करने के लिए मल्टीपल टेबल्स बना देते हैं। लेकिन इस केस के अंदर जब कोई और क्वालिटी नहीं है, कोई और एट्रीब्यूट नहीं है, तो आप सीधा सीधा बस यहाँ पे चेक लगा सकते हो और बस टाइप इस तरह से आप कर लो। खैर उसके अलावा यूनियन कैटेगरी आ जाती है। उसको किस तरह से डील करना है, तो यहाँ पे एक यूनियन कैटेगरी थी कस्टमर। अब कस्टमर जो है वो बिज़नेस भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है। तो
एक्चुअली हमने इसको एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी की तरह ही डील करना पड़ेगा मेरा ख्याल है। और उसके लिए हम कस्टमर आईडी की अपनी इस यूनिक इसीलिए उन्होंने बना के दी हुई है प्राइमरी की, कि कस्टमर आईडी अलहदा ही बनाएंगे और इसके अंदर फॉरेन की के तौर पे आएगा। क्योंकि उसके अंदर मसला ये है कि अगर आप दोनों को बनाने की कोशिश करो, SSN और बिज़नेस आईडी को दोनों को फॉरेन की बनाने की कोशिश करो, वो उस तरह से और बेस्ड फॉरेन की लग नहीं सकते, और नल भी नहीं छोड़ सकते आप प्राइमरी की किसी भी हिस्से को। तो इनको नॉन की एट्रीब्यूट्स ही बनाना पड़ेगा, और अगर नॉन की बना रहे हो तो की सिर्फ ये रह जाएगी। तो यूनियन कैटेगरी के अंदर ये थोड़ी बहुत न्यूआंस आ जाती है। आगे बस बड़ी सिंपल सी बात है। फिर स्टेप 5 के अंदर 1-to-1 रिलेशनशिप्स हैं, कोई भी नहीं है इसमें। 1-to-many जो था ऑथर वाला मैंने पहले भी बता दिया, नॉट नल वाली बात मैं कर चुका हूँ कि मैनी वाली साइड के ऊपर हमेशा आता है 1-to-many के अंदर। तो मैनी बुक्स हैव अ सिंगल ऑथर, इसलिए बुक्स वाले टेबल के अंदर रिडंडेंसी अवॉइड करने के लिए हम एक जगह उनके अगेंस्ट ऑथर लिखे जा रहे हैं। अब उसके अलावा मैनी टू मैनी है। मैनी टू मैनी के लिए हम हमेशा एक अलहदा टेबल बना लेते हैं। इस केस के अंदर जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप था, ये बाइंग का रिलेशनशिप था। अ कस्टमर बाइज अ प्रोडक्ट, और उस रिलेशनशिप के लिए एक डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट थी डेट, कि कब की है। तो वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये मैंने एक्स्ट्रा जो मारी हुई है नॉट नल करके वगैरह, ये ऑब्वियसली आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर मैं इसको डिज़ाइन कर रहा होता क्या बनता। बट दिस इज़ वेरी अननेसेसरी, आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके अलावा एनरी रिलेशंस हैं, मतलब रिलेशनशिप्स हैं, मतलब मोर देन बाइनरी। यूनरी भी नहीं है, बाइनरी भी नहीं है। उसके अंदर टर्नरी आ जाते हैं, फोररी आ जाते हैं, फाइवरी आ जाते हैं, एक्सेट्रा। तो जित नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे। खैर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइनरी रिलेशनशिप्स था, तो इसलिए हम नहीं देखेंगे। फिर मल्टी वैल्यूड एक ही रह जाता है, जो मैंने शुरू में कहा था इग्नोर करेंगे हम फ़िलहाल। फ़ोन, तो फ़ोन के लिए हम अलहदा टेबल बनाते हैं। मैंने 2NF वाली वीडियो में मिड 2 वाली वीडियो में कवर किया था कि हम 1NF में लाते हुए क्या करते हैं। तो उसका अलहदा टेबल बनाना क्यों अच्छी अप्रोच है, वो उसमें मैंने कवर किया हुआ। तो इसलिए हमने मल्टी वैल्यूड बना दिया, और फिर इसकी प्राइमरी की जो है वो पूरी एंट्री ही बन जाएगी, क्योंकि एक ही अदर एट्रीब्यूट है। सही है। अब उसके अलावा आ जाती हैं ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस जो हैं उसके एक्चुअली जो आप मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसी की वजह से इसका नाम ट्रांजैक्शंस रखा गया। मतलब आप ये नहीं चाहोगे कि अगर आपका बैंक कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहा है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, कि किसी भी किस्म की डेटाबेस में ना इनकन्सिस्टेंसी आ जाए, राइट। आप कोई अनडिफाइंड किस्म का बिहेवियर नहीं चाहोगे, आप सारा कुछ बहुत स्ट्रिक्ट चाहोगे, राइट। या फिर अगर कुछ हो नहीं तो कम से कम फेलियर ही दे दो, और उसके अंदर भी लाइक पार्शियल फेलियर कभी भी ना हो, कि आधा काम हो गया आधा नहीं हो, मतलब पैसे भेज दिए आपको प्रोडक्ट नहीं मिली, और वटेवर आपके अकाउंट से पैसे काट दिए, अगले वाले इवेंट डाले नहीं, इस तरह की चीज़ तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो इसी वजह से ना, इस क्वालिटी की वजह से SQL की बैंक्स वगैरह ना SQL डेटाबेसेस को प्रेफर करते हैं एज अपोज टू NoSQL डेटाबेसेस, MongoDB वगैरह। और वो क्या वजह है, वो यही है कि SQL के अंदर आपके पास ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनके पास एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं एसिड प्रॉपर्टी। एसिड जो है वो एक एक्रोनिम है 4 चीज़ों के लिए: एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो एटॉमिसिटी जो है वो ये है कि ऑल और नथिंग, या तो सारी चीज़ें रन होंगी या कुछ भी रन नहीं होगा, और अगर रन हो गया तो रोल बैक करके अनडू करो सारे चेंजेस। ये नहीं हो सकता कि आप अकाउंट से पैसे काट दो, अगले में नहीं डालें, ये आइडिया, ठीक है। तो एटॉमिसिटी ये है कि ईदर यू डू एवरीथिंग करेक्टली या फिर आप कुछ भी नहीं करता। ये हम चाहते हैं अपनी आउटकम, चाहे दरमियान में जो मर्ज़ी हो कि इसने रन करके एरर आया, जो भी हो, हम आउटपुट के तौर पे ये चाहते हैं। फिर कंसिस्टेंसी यही रूल है कि आपने हमारी DB के रूल्स को नहीं तंग करना। तो वो तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाइड रखना है, कोई भी अजीब हरकत नहीं करनी, वटेवर, जिससे आपकी डेटाबेस ख़राब हो। ये तो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी बात है, लेकिन इसका लाइक फॉर्मल तरीका बयान करने का ये होगा कि the state before the execution of the transaction and the state after the execution of transaction should both maintain like consistency for the database, और database की जो qualities हैं अच्छी database की होती हैं, उन सबको रखना चाहिए दिमाग में। isolation जो है वो ये है कि चाहे आप multiple transactions एक point पे भी रन कर रहे हो ना,
अगले बंदे को इल्यूजन ऐसी मिलनी चाहिए जैसे सीरियली एग्जीक्यूट हुए हैं। इसकी वजह यह है कि मतलब कोई ऐसा ना हो ना, कोई रेस कंडीशन ना वगैरह आ जाए। अभी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम बात करेंगे। लेकिन आइसोलेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा ड्यूरेबिलिटी ऑफ चेंजेस आ जाता है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ चेंजेस ये है कि अगर आपने अभी अभी कमिट किया है ना, आपकी ट्रांजैक्शन अभी भी कमिट हुई है और लाइट चली गई साथ ही, मैं कंप्यूटर ऑन करूँ ना, सारे कुछ होना चाहिए। ये ना हो कि कोई पार्शियल चीज़ हुई है या फिर जो मैंने चेंजेस किए वो चले गए। तो अगर कमिट हो गया एक बार तो परमानेंटली होना चाहिए डेटाबेस में कमिट। ये है ड्यूरेबिलिटी ऑफ चेंजेस। तो इसे एसिड प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। खैर, अब ट्रांजैक्शंस की कुछ स्टेट्स होती हैं वगैरह। ट्रांजैक्शन के शुरू में बिगिन, ट्रांजैक्शन एंड पे कमिट आता है, एक्सेट्रा। ये बात आपको पता है। ट्रांजैक्शन स्टेट्स मैं मेंशन कर दूँ ब्रीफली। एक होती है एक्टिव स्टेट, जब वो बिगिन चला लिया होता है तो उसके बाद आपकी ट्रांजैक्शन की एंटिटी जो होती है, जो भी डेटा स्ट्रक्चर है, वो एक्टिव स्टेट में होता है। उसके बाद वो या तो पार्शली कमिटेड स्टेट में अगर है तो वहाँ से कमिटेड स्टेट में जा सकता है, या वो फेल्ड स्टेट में जा सकता है। अगर फेल्ड होगा तो रोल बैक हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगी। अगर एक्टिव के वक्त अबोर्ट हो गया वगैरह एक्सेट्रा। तो काफ़ी सिंपल है, ये बस सेमी डायग्राम है। बस ये 5 स्टेट्स हैं: एक्टिव, पार्शली कमिटेड, कमिटेड, फेल्ड एंड टर्मिनेटेड। पार्शली कमिटेड की मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता, बस ये मैम ज़रीन की स्लाइड्स में था, जबकि मैम अलीना ने नहीं पढ़ाया हुआ। खैर, उसके अलावा सीरियल वर्सेस नॉन सीरियल एग्जीक्यूशन। तो सीरियल एग्जीक्यूशन यही होती है कि T1 पहले चला फिर T2 चला, राइट। लेकिन नॉन सीरियल या पैरेलल एग्जीक्यूशन के अंदर हम ये करते हैं कि राउंड रॉबिन लगा हुआ, T1 की 3 स्टेटमेंट्स चलें, फिर T2 की 3 स्टेटमेंट्स चलें, एक्सेट्रा। इस तरह से हम कर रहे हैं। तो इसके अंदर ना काफ़ी ज़्यादा मसले आ सकते हैं। मसले क्या आ सकते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। पहला जो है वो लॉस्ट अपडेट है। तो ये बेसिकली ना बस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट रेस कंडीशन है। तो यहाँ पे ये है कि एक शेयर्ड रिसोर्स है X, कोई डेटाबेस का वेरिएबल कंसिडर कर लो, हो सकता है मेरे अकाउंट का बैलेंस है। एक ही वक्त के अंदर कोई चीज़ प्लस हुई है, एक ही वक्त में कोई चीज़ माइनस वाली रन हुई है। जो माइनस वाली ट्रांजैक्शन है ना, वो सबसे पहले आती है, X की वैल्यू शुरू में लिखी हुई है 5, वो उसको 4 कर देती है। अब उसने भी लोकली 4 रखा हुआ है, लेकिन उसने भी कमिट नहीं किया, यहाँ पे राइट नहीं किया। कमिट अलग चीज़ है, राइट अलग चीज़ है। उसने अभी तक राइट भी नहीं किया। और यहाँ पे जो दूसरी ट्रांजैक्शन है जो इंक्रीमेंट कर रही थी, उसने लोकली उसको कॉपी करके 6 कर ली है, लेकिन अभी राइट नहीं किया। अब ये जो चीज़ है ये नहीं होनी चाहिए कभी भी। अब डेंजर जोन में हम आ गए हैं। अब ये 4 करेगा, उसके बाद ये 6 करेगा, मसला आ जाएगा। अगर एक काउंटर है, आप उसको प्लस करते हो माइनस करते हो एक बार, तो वापस उसी वैल्यू पे आना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे ये हुआ है कि पहले इसने एक बार 5 को एज इट इज़ रीड कर दिया और अभी इंक्रीमेंट करके डिक्रीमेंट करके राइट नहीं किया। राइट करने से पहले वो प्रीएम्प्ट हो गया और उसकी वजह से अब ये आके वही वाली पुरानी वाली वैल्यू पड़ जाता है। उसके बाद वो 6 बना देता है, इसको 6 लिख भी जाता है अपनी तरफ से। बाद में फिर ये आता है और ये 4 बना देता है। तो होना तो ये चाहिए था ना कि अगर एक प्लस वाली चली हो एक माइनस वाली चली है, तो या लाइक वो जो नॉर्मल स्टेट है उसी में रहे, 5 में ही रहे। लेकिन हो यहाँ पे रहे कि माइनस हो गई है, तो ये एक अपडेट लूज़ हुई है, इसलिए इसको हम लॉस्ट अपडेट कहते हैं। तो ये आपके सामने है कि दोनों ने एक टाइम पे रीड किया है, फिर लोकली कुछ चेंजेस किए हैं, राइट नहीं अभी किया था उसके रीड करने से पहले, तो ये मसला आ गया। इसे लॉस्ट अपडेट कहता है। अब इसके अंदर जो ये मसला क्यों है, वैसे तो समझ आ ही गई होगी क्यों है, लेकिन फिर भी टेक्निकली हम अगर इसको डिस्क्राइब करना चाहें वो ये है कि जो दोनों इसके पॉसिबल सीरियल एग्जीक्यूशन वाले तरीके हैं ना, अगर मैं T1 के बाद T2 चलाऊँ, सीरियल एग्जीक्यूशन ये वाली चीज़, और T2 के बाद T1 वाली चीज़ चलाऊँ, दोनों की आउटकम एक ही आ रही है और वो है 5। लेकिन इस केस में, ये इस पैरेलल एग्जीक्यूशन वाले केस में, आंसर किसी भी एग्जिस्टिंग सीरियल पाथ से मैच कर ही नहीं रहा। और ये आइसोलेशन वाली वो जो कंडीशन होती है ना एसिड की, इसको वायलेट कर रहा है। इसलिए हम अपनी ट्रांजैक्शंस में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हम ट्रांजैक्शंस बनाएंगे ही ऐसे, बैकएंड में हमको इस तरह की वर्किंग करेंगे जो एसक्यूएल करता है कि इसको होने नहीं देंगे। ये स्केजुलिंग इस तरह से करेंगे, अभी वो बाद में आएंगे कैसे होता है। लेकिन फंडामेंटल आइडिया ये है कि ये एक कॉन्करेंसी प्रॉब्लम है, अभी बाद में सोल्यूशंस पे आएंगे। तो
ये यहाँ पे लॉस्ट अपडेट क्या वायलेट करता है, आइसोलेशन वायलेट करता है, क्योंकि उसकी आउटकम किसी भी सीरियल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन से मैच नहीं करती, ठीक है। उसके अलावा आ जाती है टेम्परेरी अपडेट प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसके अंदर T1 आती है, कोई वेरिएबल है उसको रीड करती है, डेटाबेस से रीड करके रैम में ले आई है। अब रैम में आपके पास खैर उसने अपने लोकल कॉपी जो है उसके पास x=x-n उसको अपडेट किया और राइट करके उसने रैम में राइट कर दिया। अभी उसने डेटाबेस में कमेंट नहीं किया, रैम में राइट कर दिया। अब T2 जब आता है ना, वो रैम वाली वैल्यू पढ़ता है, एक अपडेटेड वैल्यू, इसको कहते हैं डर्टी रीड। डर्टी रीड करता T2 और उसके ऊपर कुछ वर्किंग करके राइट कर देता। उसके बाद ना वो कमिट कर देता T2 ने अभी ये कमिट कर दिया अपना चेंज, और T2 ने जो वैल्यू रीड की थी वो T1 की लिखी गई थी। अब लेट्स से T1 आगे काम करता और किसी वजह से उसको अबॉर्ट होना पड़ता। अब इस केस में क्या होता है, यूजुअली रोल बैक होता है। T1 वाले चेंजेस तो रिवर्स हो जाएंगे, लेकिन हमें कैसे पता कि किसने किस ट्रांजैक्शन ने उसकी वो वाली वैल्यू पड़ी थी जब उसने राइट कर लिया था। मतलब हमें नहीं पता कि T2 ने इसको राइट के बाद पढ़ा। तो T1 के वर्किंग के इफ़ेक्ट्स ना T2 में अभी भी नज़र आ रहे हैं, जबकि इसको हमने अबॉर्ट कर दिया था। और हम एटोमिसिटी में ये कहते थे कि या तो कुछ भी नहीं होना या सारा कुछ होना। यहाँ पे उसके कुछ पार्शियल इफ़ेक्ट्स T2 के अंदर नज़र आ रहे हैं। ये जो है ये एटोमिसिटी को भी वायलेट कर रहा है और आइसोलेशन को भी वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये मसला। अब इसे डर्टी रीड प्रॉब्लम भी कहते हैं, टेम्परेरी अपडेट प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो ये एक कॉन्करेंसी प्रॉब्लम थे। उसके अलावा है इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम। इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम के अंदर ये है कि एक आपके पास ऐसी चीज़ है जो एडिट कर रही है मल्टीपल रोज़ को लेट्स से, और एक है जो उन सारी रोज़ को समराइज़ कर रही है। लेट्स से लोगों की सैलरी है या फिर आइटम्स हैं इन योर कैटलॉग। T1 जो है वो डिफरेंट आइटम्स के लिए चीज़ें चेंज कर रही है, और T3 जो है उन सबको सम करके कुछ रिटर्न कर रही है कि ये हमारे पास टोटल है। अब होता ये है कि अभी T1 ने थोड़ी बहुत आइटम्स को किए हैं, वो प्रीएम्प्ट हो जाता है और सम होके आ जाता है। अब जो रिज़ल्ट आ रहा है ना हमारे समेशन का, वो ना ऐसा है कि अगर समरी पहले हुई होती और अपडेशन बाद में हुई होती, और ना ऐसा है कि मतलब अपडेशन पहले हुई होती और उसके बाद समरी की गई होती। वो कोई और ही अजीब सी चीज़ है। तो यहाँ पे आइसोलेशन वायलेट हो रही है, आउटकम बड़ी अजीब सी आ रही है, वो डिसिमिलर है टू एनी सीरियल सीक्वेंस, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम है। उसके अलावा एक है अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो ब्लू बार नज़र आ रही है ना आपको, ये डेटाबेस की टाइमलाइन है। शुरू के अंदर ना यहाँ पे एक एंटिटी पड़ी हुई है, उसके अंदर एक पोस्ट है जिसकी पोस्ट की आईडी है 1 और टाइटल है ट्रांजैक्शंस। ये कोई फेसबुक टाइप एप्लीकेशन है। एक ट्रांजैक्शन आती है ए, ठीक है। ट्रांजैक्शन ए ये करती है कि वो इसको अपडेट करती है, राइट। और यहाँ पे उसने बस ट्रांजैक्शंस की जगह उसका टाइटल चेंज करके एसेट लिख दिया और फिर वो कमिट करके चली जाती है। दैट्स ऑल ए डज। अब एक ट्रांजैक्शन बी है जो बेसिकली रीडर है, समराइजेशन की तरह का कुछ है। वो ये करती है कि किसी पॉइंट पे ना पोस्ट ID 1 को रीड करती है और उसको वही वाली चीज़ मिलती है जो ओरिजिनली थी ट्रांजैक्शन। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो रीड करती है ना, उसको वो वाली वैल्यू नहीं मिलती जो उसने ओरिजिनली की थी, बल्कि एक कम्प्लीटली डिफरेंट वैल्यू मिलती है जो कि ट्रांजैक्शन ए की एडिटिंग की वजह से मिली है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आइसोलेशन वायलेट हो रही है। हमें नज़र आ रहे हैं असरात पैरेलल प्रोसेसिंग के, ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि अगर एक ट्रांजैक्शन एक चीज़ रीड कर रही है और उसने खुद चेंज नहीं किया अभी तक, तो उसको वही चीज़ फिर से मिलनी चाहिए जो पहले मिली थी। रिपीटेबल रीड मिलना चाहिए उसको। यहाँ पर अनरिपीटेबल रीड का मसला आ रहा है। तो ये भी एक कॉन्करेंसी प्रॉब्लम है जो हम बाद में सॉल्व करेंगे। उसके अलावा एक चीज़ होगी, बड़ी सिमिलर है ये वाली, फैंटम रीड। फैंटम रीड इसी तरह से है कि आप एक प्रोसेस है ए जो आके ना बस कुछ चीज़ें इंसर्ट करके चली जाती है एक टेबल के अंदर। अब ओरिजिनली उस टेबल के अंदर जो एंट्रीज थी वो 3 थी। अब उस प्रोसेस की वजह से उसने एक इंसर्ट किया तो 4 हो गई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिपीटेड रीड की तरह ही है, ये वेरी सिमिलर टू रिपीटेड रीड। लेकिन रिपीटेड रीड एक स्पेसिफिक वैल्यू स्पेसिफिक एंट्री के लिए है, जबकि ये नंबर पूरी रोज़ के लिए।
तो यहाँ पे जो हो रहा होता है ना वो ये है कि एक फैंटम रो आ गई है, मतलब जो मेरे पहले रीड के ऊपर नहीं मिली थी लेकिन दूसरे रीड पे आ रही है, ID4 वाली, इसको हम एक फैंटम रो कहते हैं। तो ये फैंटम रीड और अनरिपीटेड रीड प्रॉब्लम वेरी सिमिलर, लेकिन फ़र्क ये है कि वो एक रो के लिए है और ये मल्टीपल रोज़ के लिए है। इसके अंदर ये हो रहा था कि वैल्यू चेंज हो रही थी, अपडेशन के लिए था, उसके अंदर एक नई रो इंसर्ट हो रही है, तो वो अपडेट के लिए है और ये इंसर्ट के लिए है, ये फ़र्क है इनके बीच में। तो ये कॉन्करेंसी प्रॉब्लम्स हो गई आपकी सारी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थे। अब इनके सोल्यूशन क्या है, हम क्या स्केजुलिंग करते हैं, स्केजुलिंग वगैरह के लिए क्या तरीका है। तो सबसे पहले ये जो अनरिकवरेबल रिकवरेबल ये क्या होता है, बड़ा इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो अनरिकवरेबल स्केजुलिंग के अंदर ना बेसिकली कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता, और उसमें फिर ऑब्वियसली आप इमेजिन कर सकते हो बहुत ज़्यादा मसले आते होंगे, अभी भी हमने डिस्कस किए क्या क्या मसले आ सकते हैं। तो दैट्स ऑब्वियसली बैड। तो हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स लगानी पड़ती हैं ताकि ये चीज़ें ना हो। तो जो सबसे पहला स्टेप था ना इस डायरेक्शन में, उसको कहेंगे हम रिकवरेबल स्केजुलिंग। रिकवरेबल स्केजुलिंग ये मैंडेट करती है कि अगर कोई प्रोसेस आ गई है जिसने एक्स पे राइट की है, ठीक है, और अब कोई और प्रोसेस है जो उसके बाद में एक्सेस की है, उसको इंतज़ार करना पड़ेगा पहली वाली प्रोसेस के कमिट होने के लिए अपने कमिट करने से पहले। अब इसकी क्या वजह है, तो हम डर्टी रीड में ये कर रहे थे ना कि मतलब T1 ने कुछ राइट किया था, उसके बाद हम उसको रीड करके कुछ प्रोसेसिंग कर रहे थे। मतलब यहाँ पे ये कि जिसने भी डर्टी रीड या डर्टी राइट इस तरह का कुछ काम किया ना, वो कमिट नहीं कर सकता, वो यहाँ पे कमिट कर ही नहीं सकता जब तक ये या तो अबॉर्ट ना हो जाए, जिस केस के अंदर फिर ये भी अबॉर्ट हो जाएगी, या फिर कमिट ना कर जाए। तो मतलब ये सारी चीज़ें चल जाएंगी, ये सारी चीज़ें चल जाएंगी। अब ये यहाँ पे खड़ा हुआ इंतज़ार करे T1 के ख़त्म होने का, अगर T1 सक्सीड होता तो ये कमिट करेगा, वरना ये भी अबॉर्ट कर जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा मसला आ रहा था एटोमिसिटी और आइसोलेशन वायलेशन का, टेम्परेरी अपडेट प्रॉब्लम है, डर्टी रीड प्रॉब्लम है, वो हमने सॉल्व कर लिया। तो इसकी समरी ये है कि विनर ने अगर कुछ कमिट मतलब हमेशा ऑर्डर इस तरह से होगा कि पहले विनर कमिट करेगा फिर लूज़र कमिट करेगा, रेस का विनर जो पहले एक्स को एक्सेस कर लेता राइटिंग के लिए। ये रिकवरेबल स्केजुलिंग है। अब उसके बाद आती है, अब इसके अंदर मसला ये था इस सोल्यूशन के अंदर कि ना कैस्केडिंग रोल बैक हो रहा था। मतलब अगर T2 ने जाके रोल बैक ही होना था एट द एंड ऑफ द डे, ये वाली लाइनें चलाई क्यों है, राइट? बिना वजह प्रोसेस ज़ाया कर, लाइक प्रोसेसिंग पावर ज़ाया कर रहे हो, और वो बाद में वर्ड करने में इतना टाइम लगना, तो जी ये क्या है, ये करनी क्यों थी फिर? तो इसका ये सोल्यूशन है कि आप कमिट किया, आप उसको आप उसको राइट करने ही ना दो, सॉरी रीड करने ही ना दो, उसको डर्टी रीड करने ही ना दो। तो कैस्केडलेस के अंदर ये डर्टी रीड जिसकी वजह से मसला आ रहा था, हम डर्टी रीड करने ही नहीं देते। जब तक वो कमिट नहीं हो जाता तब तक ये रीड नहीं कर सकता। तो अब हमें पता है कि जब भी कोई वैल्यू रीड कर रही होगी प्रोसेस, वो हमेशा डेटाबेस से डायरेक्टली कर रही होगी। लेकिन इसमें भी मसले आ जाते हैं, यहाँ पे डेडलॉक्स वगैरह के मसले आ जाते हैं, और भी काफ़ी मसले आ जाते हैं, और वो एग्जिस्टिंग SQL के अंदर डेडलॉक्स वगैरह नज़र आते हैं हमें। खैर, लेकिन वो ज़्यादा डिटेल की बातें फ़िलहाल छोड़ देता है। तो कैस्केडलेस के अंदर जो हमने कंस्ट्रेंट नहीं बनाई है वो ये है कि लूज़र रीड भी नहीं कर सकता, कमिट किया वो रीड ही नहीं कर सकता, उधर ही अटका रहता जब तक पहले वाली जिसने राइटिंग की थी वो कमिट नहीं कर लेता। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या रिकवरेबल कैस्केडलेस स्टेट ये सारे एक जैसी चीज़ ही लग रहे हैं। तो ये फ़र्क है कि रिकवरेबल कमिट नहीं करने देता, कैस्केडलेस रीड नहीं करने देता, और जो स्ट्रिक्ट है ना वो राइट नहीं करने देता। तो रीड वो कहता है कि डबल राइटिंग क्यों नहीं करने दे रहा, वो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम वाली चीज़ आ जाती है कि उसने इसकी कैसे अच्छी एग्जांपल दो, ट्रांजैक्शन 1 आती है, उसने पहले कुछ राइट किया, फिर आपने कुछ राइट किया। अब हो सकता है कि आपने उसकी वैल्यू +1 सेट कर दी, यही है, हाँ मेरा ख्याल अच्छी एग्जांपल है। दोनों ने रीड कर ली है। अभी हमारा रूल क्या था
विनर कौन होता है? जो पहले राइट करता है। अभी ट्रांजैक्शन 1 विनर नहीं बना, विनर तब बनेगा जब उसने लाइक रेस विन तब करेगा जब उसने एक्स को पहले राइट कर लिया। अब हमारे जो पहले कंस्ट्रेंट थी ना वो थी कि यहाँ पे रीड नहीं कर सकता, लेकिन राइट अभी भी कर सकता था, तो हमने अब कह दिया कि वो राइट भी नहीं कर सकता T2। एक बार रिपीट कर देता हूँ, पहले जो हमारे पास था ना वो ये था कि हम इससे मना कर रहे थे, हम कह रहे थे कि अगर T1 ने राइट कर लिया आप रीड नहीं कर सकते, ये हमारा रूल था। लेकिन हमने इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया था कि अगर यहाँ पे बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाए कि दोनों ने रीड एक ही सोर्स से किया है, बाद में इसने राइट किया और उसने राइट कर दिया, तो वो जो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम आ रही थी, प्लस माइनस वाली प्रॉब्लम आ रही थी, उसका क्या हल है? तो अब हमने फिर कर दिया कि फिर ठीक है, फिर आप रीड भी नहीं कर सकते, राइट भी नहीं कर सकते, आपने बस इंतज़ार करना है कि वो कमिट हो जाए। अगर कभी भी कोई शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर लिया किसी ने पहले, जब तक वो कमिट नहीं होता आपने कुछ करना ही नहीं है, अगर आप बाद में जाके आ रहे हो। तो ये स्केजुलिंग कंस्ट्रेंट्स और ये वो वाली प्रॉब्लम्स जो ये सॉल्व करता है। ठीक है, तो होपफुली ये विजुअल आपके लिए ये चीज़ें याद रखने में आसानी देगा, क्योंकि मुझे दे रहा। अच्छा, अब रिकवरेबल, अच्छा, ऑल कैस्केडलेस स्केड्यूल्स आर रिकवरेबल, ऑल स्ट्रिक्ट स्केड्यूल्स आर कैस्केडलेस, ऑल सीरियल स्केड्यूल्स आर ऑल ऑफ दिस। ठीक है, मतलब ये बस लेवल्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स बढ़ा रहे हैं। ऑब्वियसली ये क्या है, कैस्केडलेस कहता क्या है? वो ये कहता है कि यूज़र रीड नहीं कर सकता। भाई अगर रीड नहीं कर सकता कमिट कैसे कर पाएगा? वो उधर ही अटका रहेगा, कमिट से पहले ही अटका रहेगा। ठीक है, एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें, मतलब बस कंस्ट्रेंट्स नई नई ऐड होती जा रही है। ये नहीं है कि मतलब पिछली वाली अब हम देख नहीं रहे, ये प्रोग्रेसिवली ज़्यादा स्ट्रिक्ट करी जा रहे हैं हम। अच्छा जी, अब फाइनल जो बात आ जाती है यहाँ पे इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नए कॉन्सेप्ट समझ लाइक किए भी बिल्कुल आखिरी 2 लेक्चर्स में ही हैं, तो मेरा ख्याल है सबसे अच्छा तरीका ये सवाल है इसको समझने का। तो यहाँ पे हमें कुछ ट्रांजैक्शंस नज़र आ रही हैं, 3 ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। आपको कहा है गिवन दीज ट्रांजैक्शंस फाइंड द फॉलोइंग स्केड्यूल्स इफ़ पॉसिबल। आपने एक इस तरह का स्केड्यूल बना के देना है जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हों। जैसे ए है, उसमें कहा है कि अ रिकवरेबल स्केड्यूल विद कैस्केड रोल बैक एंड लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। मतलब आपने कोई इस तरह का स्केड्यूल दिखाना है, जैसे भी हम पीछे दिखा रहे थे ना, जिसे लॉस्ट अपडेट को दिखाने के लिए ये था, इस तरह का आपने कुछ बनाना है विद दीज ट्रांजैक्शंस, और उसके अंदर ये बकाया सारी कंस्ट्रेंट्स भी होनी चाहिए। तो अब ये काफ़ी मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, आप काफ़ी इंटिमिडेट हो गए, लेकिन इसको आप बड़ी ईजीली कर सकते हो। एक्चुअली इसकी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, और वो ये है कि सबसे पहले सारी की टर्म्स लिख लो, क्या क्या बात हुई है। रिकवरेबल स्केड्यूल है, कैस्केड रोल बैक है, लॉस्ट अपडेट है। अब ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी टर्म्स हैं, इसका एक्चुअली मतलब क्या है? जब हमें कहा जाता है रिकवरेबल स्केड्यूल, का क्या मतलब होता है? अभी हमने इसके बारे में बात की है कि ये जो नई कंस्ट्रेंट आती है रिकवरेबल स्केड्यूल में, वो यही है कि लूज़र कमिट नहीं कर सकता जब तक विनर कमिट नहीं करता। तो एक्चुअली हम इसको लिखने की जगह हम अपने लिए ये लिख देते हैं, हम इस एब्स्ट्रैक्ट टर्म की जगह जो एक्चुअल रेफ़र किया जा रहा है रूल, उसकी बात कर रहा था। तो हम एब्स्ट्रैक्शंस को दूर कर रहे हैं और एक्चुअल स्पेसिफिक्स पे आ रहे हैं। तो जो हमें पहला रूल दिया गया ना वो ये है कि आपके स्केड्यूल के अंदर कभी भी ऐसा ना हो कि अगर किसी ने पहले राइटिंग के लिए एक्सेस कर लिया ना, वो बाद में जाके कमिट हो रहा हो, उसने पहले कमिट होना है लूज़र से। ठीक है, उसके बाद कैस्केड रोल बैक का है। कैस्केड रोल बैक होता है नॉर्मल रिकवरेबल स्केड्यूल में जिसके अंदर कैस्केडलेस वाले कंस्ट्रेंट्स नहीं लगे होते हैं, यानी जब कैस्केडलेस स्केड्यूलिंग के कंस्ट्रेंट्स वायलेट हो रहे होते हैं तब कैस्केड रोल बैक की प्रॉब्लम आती है। तो कैस्केडलेस की कंडीशन क्या थी कि विनर्स कमिट पहले आता है, उसके बाद लूजर्स राइट आता है। हम इसका उल्टा कर देंगे क्योंकि हम इसको वायलेट करना चाहते हैं इस रूल को। डैम, साउंडेड रॉन्ग। अच्छा, तो लूजर्स राइट, उसके बाद विनर कमिट करेगा। अब ये हमें एक और कंस्ट्रेंट पता चल गया है। उसके बाद आती है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। तो लॉस्ट अपडेट के अंदर क्या होता था, वही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ट्रेस कंडीशन वगैरह। तो ये सारी सिंपल हैं। अगर अब आप देखो कहाँ वो अजीब सी टर्म है रिकवरेबल स्केड्यूलिंग वगैरह, अब हमें पता है कि कॉन्क्रीट चीज़ों की बात हो रही है कि ये वाला कमिट इस वाली चीज़ से पहले होना चाहिए, ये वाली राइट इससे पहले होना चाहिए, एक्सेट्रा। तो अब हम सबसे पहले जो ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है अभी भी हम उसको फोकस करेंगे। ये क्या नाम है अपना, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, हम ये दिखाना चाह रहे हैं ना। तो अब हम ट्रांजैक्शंस को देखते हैं हमारे पास क्या है खेलने के लिए।
ट्रांजैक्शन 1 के अंदर एक वेरिएबल ए है, बी है, उन दोनों के ऊपर रीडिंग राइटिंग हो रही है। उसके बाद ट्रांजैक्शन 2 है, उसके अंदर भी रीडिंग राइटिंग कर रहे हैं। ट्रांजैक्शन 3 है, उसके अंदर जो है ना इंक्रीमेंट करके फिर राइटिंग हो रही है। तो यहाँ पे एक अपडेट मुझे नज़र आ गई है जिसको हम लूज़ करवाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये बी को राइट कर रहा है ना, तो और कौन सी प्रोसेसेस बी को राइट करें? T1 भी करे, T2 भी करिए, लेकिन T2 मुझे ज़्यादा सिंपल लगी इसलिए मैं T2 को पकड़ लेता हूँ। तो मैंने लेबलिंग गलत की हुई है यहाँ पे T3 के अंदर, खैर डजेंट मैटर, बट स्टिल मुझे अनॉय कर रहा कि मतलब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी वाली हमने अपडेट है जो लूज़ करानी है और किस चीज़ को यूज़ करके करानी है। हम चाहते ही हैं कि ये दोनों रीडिंग पहले हो जाए, अपडेट हो जाए, उसके बाद ये रीड करे, वही वाली रैम वाली चीज़ हो, और बाद में जाके पहले ये राइट कर ले, उसके बाद ये राइट कर ले, तो हम ओवर राइट कर देंगे। ये चाह रहे हैं हम। इस तरह से बड़ी ईजिली लॉस्ट अपडेट हो जाएगी। तो अगर हम इसको सीरियली लिखते हैं तो पहले ये आता है ना T1 T2 T3 या इस तरह से कुछ रख लेता है। तो मैंने उसी को थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई किया। T1 को मैंने छेड़ा ही नहीं है, T1 को मैंने बहुत सिंपल रखा है। मैंने उसको ऐसे कि जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं खाली इसकी रेस कंडीशन लाने की कोशिश किया। तो वो जो बात मैंने की थी कि दोनों एक ही सोर्स से रीड करते हैं, ये अपडेट करता है, राइट भी कर देता है अपनी तरफ से, लेकिन बाद में जाके जो इसने लोकल कॉपी रखी हुई थी वो राइट हो जाता, तो ये लॉस्ट अपडेट हो गई। और फिर मैंने कमिट्स कर दिया, ये मैंने बस किया। तो 3 में से एक रिक्वायरमेंट पूरी हो भी गई है। अब इसको बस थोड़ा सा हमने रीअरेंज करना है ताकि बकाया भी हो जाए पूरे। तो बकाया है क्या कि विनर का जो कमिट है वो लूज़र के कमिट के से पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि T3 ने राइटिंग के लिए B को पहले एक्सेस किया, लेकिन वो कमिट बाद में हो रहा है। हमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि विनर का कमिट, मतलब T3 का कमिट T2 से पहले आना चाहिए। तो हम इनको ऊपर नीचे कर देंगे यहाँ पे। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि लूज़र का राइट ना विनर के कमिट से पहले होना चाहिए। तो यहाँ पे लूज़र कौन है? R2 जो है वो लूज़र है, राइट? R2 लूज़ कर रहा है रेस को क्योंकि राइटिंग पहले T3 कर रहा है। इसकी वजह से वैसे यहाँ पे A था ना मेरा ख्याल है, नहीं सही है, मैं सही लिखा हुआ, ठीक है, ठीक है। हाँ, लूजर्स राइट विनर्स कमिट। तो इस रेस के अंदर इसके कमिट के बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इधर जो B के लिए रेस लगी थी, इसने राइटिंग के लिए पहले एक्सेस किया, ये जीत गया, T3 वन द रेस। तो उसका कमिट जो है ना लूज़र के राइट के बाद होना चाहिए, और वो वैसे भी है। लेकिन आप इसको मज़ीद करने के लिए आप ये वाले को भी नीचे ले आओ अगर आप चाहते हो शुगल में, लेकिन वैसे वो भी कर रहा था कंस्ट्रेंट पूरी, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तीनों कंस्ट्रेंट्स पूरी हो गई हैं इस तरह से, लॉस्ट अपडेट भी हो रहा है, सारा कुछ हो रहा। तो इस तरह से हमने एक मुश्किल से सेंटेंस को एक कॉन्क्रीट स्केड्यूल में ले आए हैं। तो ये बस इसके अंदर था। उसके अलावा ये आइसोलेशन लेवल्स हैं, ये हमें नहीं पढ़ाए हुए, बस एक टेबल था, क्यूट लगा था, मैंने कहा डाल दूँ। ये बस ये लाइक आप सीक्वल को बता सकते हो कि आप कितना लेवल ऑफ आइसोलेशन चाहते हो, और ये उसके अंदर मसले हैं वगैरह एसोसिएटेड। ये मैंने कोई डिटेल में नहीं देखा, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, अब हम वापस आते हैं सीरियल नॉन सीरियल के ऊपर। हमने काफ़ी बात कर लिया कि नॉन सीरियल के अंदर क्या मसले आते हैं, किस तरह से रिजॉल्व किए जाते हैं, लेकिन हम एंड पे बात ये होती है ना कि हम चाहते हैं कि लाइक ऐसा लगे जैसे है ही सीरियल, लाइक किसी सीरियल सीक्वेंस की तरह की आउटकम है। तो इस चीज़ को ना सीरियलाइजेबिलिटी कहते हैं। तो एक नॉन सीरियल स्केड्यूल, मतलब जो पैरेलल एग्जीक्यूशन में हो रही हैं ट्रांजैक्शंस, वो सीरियलाइजेबल तब कहलाएगा जब वो एक सीरियल स्केड्यूल के जैसी आउटकम प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे अगर T1 और स्केड्यूल ए और स्केड्यूल डी दोनों एक ही आउटकम प्रोड्यूस करें, मतलब दोनों के रन होने के बाद सारी डेटाबेस की सारी वैल्यूज़ एक जैसी हैं, तो स्केड्यूल डी जो है ना आपका, वो सीरियलाइजेबल है इन द फॉर्म T1 to T2, ठीक है? ये सीरियलाइजेबल हो गया। अब सीरियलाइजेबल स्केड्यूल्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी आ जाती है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी आ जाती है। तो इनको समझने के लिए पहले मैं बस थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करना चाहता हूँ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के लिए। ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो नॉर्मली वाले तरीके के लिए स्किप कर सकते हो, टाइम स्टैम्प्स लगी हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन खैर, अच्छा एक सेकंड पहले मैं देख लूँ, मैं इतने घंटों से रिकॉर्ड कर भी रहा हूँ नहीं। ओके, वैसे बड़ी जल्दी बन गई, कूल। अच्छा ठीक है, एक चीज़ होती है कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स,
मतलब जब भी हम ये सारे कॉन्करेंसी प्रॉब्लम्स वगैरह देख रहे हैं, सब में एक चीज़ कॉमन है कि मसला सिर्फ तब आना शुरू होता है अगर किसी ने पहले ने राइट कर ली है ना, उसके बाद जाके कोई रीड कर रहा है या राइट कर रहा है, तो मसला आता है। राइटिंग के बाद लाइक प्रोसेस 1 ने राइट किया, उसके बाद प्रोसेस 2 रीड करिए, तो मसला आ गया। प्रोसेस 1 ने राइट किया, उसके बाद प्रोसेस 2 ने राइट कर दिया, तो वो अपडेट लॉस्ट वाली प्रॉब्लम आ गई। और ये बस ये कि ऑर्डर चेंज कर दिया। तो मसला तब आता है जब राइटिंग के बाद रीडिंग होती है या राइटिंग के बाद राइटिंग होती है और वो दूसरी प्रोसेस करे उसी वेरिएबल पर। जबकि अगर आप दोनों ट्रांजैक्शंस एक ही चीज़ को रीड कर रहे हो तो कोई मसला नहीं, चल सीन, कुछ वैल्यू अपडेट नहीं हो रही, कोई मसला नहीं हो रहा। और अगर आप एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर कर रहे हो तो भी मसला नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने खुद राइट किया और बाद में खुद रीड कर रहे हो, आपने किसी वजह से ही किया होगा, मर्ज़ी है आपकी। और अगर आप कि एक ट्रांजैक्शन एक वेरिएबल पे काम कर रही है, दूसरी किसी और पे काम कर रही है, तो भी कोई मसला नहीं है। तो मसला तब आता है जब ये ऊपर नीचे जो होते हैं ना, इन तीनों में से कोई एक हो, ये कॉन्फ्लिक्ट पेयर्स कहलाता है। तो अब हम जब आगे बात करेंगे ना, वो होगी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंस की। तो दो स्केड्यूल्स कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट कब होते हैं, हमें ये समझने वाला है। अब ये आपको एक स्केड्यूल दिया हुआ है दो ट्रांजैक्शंस के लिए, कि पहले T1 की 2 लाइनें चली हैं, फिर T2 की 2 लाइनें चली हैं, फिर T1 की 2 लाइनें चली हैं, फिर T2 की 2 लाइनें चली हैं, ये हो रहा। तो यहाँ पे मैंने एक आइडेंटिफाई किया है, ये जो लाल के अंदर हाईलाइटेड है, एक नॉन कन्फ्लिक्टिंग पेयर। मतलब यहाँ पे एक अलग वेरिएबल पे बात हो रही है, यहाँ पे एक अलग वेरिएबल पे बात हो रही है, कोई मसला नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। इस केस के अंदर ना मैं इन दोनों का ऑर्डर एक्चुअली रिवर्स कर सकता हूँ और कोई मसला नहीं होगा। और इसको जो रिवर्स करने वाली जो चीज़ है ना, ये जो मुझे रिवर्स करके जो चीज़ मिली है, ये जो सीक्वेंस है ना, मैं कहूँगा कि ये दोनों ना कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। इनके अंदर वही दोनों मतलब इनके अंदर कोई भी, हमने नॉन कन्फ्लिक्टिंग को ही आगे पीछे किया ना, कॉन्फ्लिक्ट्स तो वहीं पे हैं। मतलब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये राइट करके ए को यहाँ पे रीड कर रहा है, यहाँ पे भी वही कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स वही हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। नॉन कॉन्फ्लिक्ट आगे पीछे होते हैं, आई डोंट केयर, ये वाली चीज़ है। तो अब हम इसी को अगर देखें कि इसके अंदर, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि राइटिंग 1B और राइटिंग 2A, ये दोनों भी नॉन कन्फ्लिक्टिंग डिफरेंट वेरिएबल्स पे काम हो रहा है। तो मैं अगली स्लाइड पे अगर जाऊँ तो ऊपर आप देखो, यहाँ पे मैंने बस उनके ऑर्डर स्वैप कर दिया। आपको पैटर्न नज़र आ ही रहा होगा कि मैं R2 को भी देखूंगा तो ये भी अलग वेरिएबल पे काम हो रहा है, मैं इसको भी इधर ले आऊँगा। अब ये क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन 1 की सारी एक जगह जमा हो गई, ट्रांजैक्शन 2 की एक जगह जमा हो गई हैं। जब हम ऐसे कर सकते हो ना, अगर ऐसा करना पॉसिबल हो विद लाइक फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स, तो उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। जब आपका गिवन स्केड्यूल एक सीरियल स्केड्यूल के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हो तो उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो यहाँ पे T1 to T2 वाले कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर हमने प्रूव कर दिया है स्टेप बाय स्टेप कि ये कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। अगर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है एक एग्जिस्टिंग सीरियल स्केड्यूल के, तो S1 कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। इसका खाली यही तरीका नहीं है, बल्कि एक और तरीका भी है, और ये प्रॉबेबली आपको ये वाला तरीका कराया गया होगा, और वो है प्रेसिडेंस ग्राफ वाला तरीका। उसके अंदर हम ये करते हैं कि हम नॉन कन्फ्लिक्टिंग की जगह ना हम कन्फ्लिक्टिंग को देखते हैं। तो ये वही वाला मैंने प्रोसीजर पकड़ा, वही वाला मैंने स्केड्यूल लिया। इसके अंदर मैंने आइडेंटिफाई किए कन्फ्लिक्टिंग पेयर्स कौन से हैं। तो यहाँ पे राइटिंग 1B रीडिंग 2B एक कन्फ्लिक्टिंग पेयर है, राइटिंग 1A के बाद रीडिंग A हो रही है, वो भी कन्फ्लिक्टिंग है। तो इन लोगों को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, पकड़ लिया, ठीक है। और मैंने जो पहले हो रहा है उसकी डायरेक्शन से जो बाद में हो रहा है उसकी डायरेक्शन पे एरो बना दिया। तो ये नज़र मुझे आ रहा है कि T1 से एरो T2 पे जा रहा है, ये वाला भी T1 से T2 में जा रहा है। अब दोनों एक जगह पे जा रहे हैं, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है ग्राफ के अंदर, इसलिए मैंने एक ही बना दिया हुआ। अब अगर आप देखो तो बड़ा सिंपल है, आपके लिटरली सामने है कि क्या ऑर्डर होगा। अगर ये और हाँ ये है सीरियलाइजेबल, तो अगर ये सीरियलाइजेबल होगा इस तरह से होगा T1 to T2 ये लिखा हुआ। तो प्रेसिडेंस ग्राफ के थ्रू आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सीरियल जो सीक्वेंस है वो निकाल सकते हो, उसके जो इक्विवेलेंट सीरियल सीक्वेंस है, और इससे प्रूव कर देते हो आप कि ये सीरियलाइजेबल है। अब ये तो बड़ी सिंपल था ना, लाइक अगर हम मल्टीपल नोड्स पे ले आएँ तो तब क्या करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक उससे रिलेटिव था, एक कह लो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये भी बड़ा ईजी है। यही है कि एल्गोरिदम ये है कि आप इन सारी नोट्स को देखते हो और आप देखते हो कि इन डिग्री 0 किसकी है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है T3 के ऊपर कोई एरो नहीं आ रहा, पॉइंट नहीं कर रहा,
नो पाथ गोज टू T3, तो उसकी इन डिग्री 0 है। तो मैं चूज़ कर लिया T3 को, और अब मैं सीक्वेंस में सबसे पहले T3 लिख लूँगा और मैं इसकी नोड को इरेज कर दूंगा यहाँ से। सही है, एंड दैट्स इट। अब मेरे सामने एक चॉइस है, इन दोनों की इन डिग्री 0। अब मैं ये रिपीट करी जाना ना प्रोसीजर। अब T1 और T2 दोनों की इन डिग्री 0 है, तो अब मैं चूज़ कर सकता हूँ कि या मैं T1 पकड़ लूँ या T2 पकड़ लूँ। लेट्स से मैंने आर्बिट्रेरीली T2 चूज़ कर लिया। ओके, अगला स्टेप, अब एक और नोट पड़ा है, इसकी इन डिग्री भी 0 है। ये हो गया, एंड दैट्स इट। प्रूव हो गया कि ये एक, मैंने एक सीरियल सीक्वेंस निकाल दिया, ये सीरियलाइजेबल है। एक्चुअली आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब भी किसी एक नोड की इन डिग्री 0 होगी ना, नहीं वैसे ये नहीं है ज़्यादा अच्छा एग्जांपल, जब भी ए साइक्लिक होगा, यहाँ पे कोई साइकिल नहीं एग्जिस्ट कर रही, तब आपको गारंटीड पता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। खैर अब हम एक हाँ वही वाली बात की, अगर वो चॉइस थी हमारे पास, अगर हमारे पास जो हमने सिलेक्शन की थी T2 की, हम उसकी जगह T1 सेलेक्ट कर लेते तो यहाँ पे एक और सीक्वेंस बन जाता। और अगर हमसे कभी सवाल में पूछा जाए कि तमाम सीरियल सीक्वेंसेस जो इसके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है वो गेट करके दो, तो वो इस तरह से होगा। अब लेट्स प्रिटेंड कि हमें जो ओरिजिनल ग्राफ दिया गया था ना, उसके अंदर कोई T4 भी था और वो एक आइसोलेटेड नोड था, मतलब उसकी इन डिग्री भी 0 थे। तो तब भी हमारे पास शुरू में एक चॉइस थी कि हम पहले T4 को सिलेक्ट करें या पहले T3 को सिलेक्ट करें। और आप इमेजिन कर सकते हो कि एक बड़ा सा ट्री बन जाएगा इस तरह से, जिसके अंदर मल्टीपल पाथ्स होंगे, और उससे आपको कोई 6-7 आपको सीक्वेंसेस मिल जाएंगे, सीरियल सीक्वेंसेस। तो इस तरह से आप ट्री अप्रोच से तमाम सीक्वेंसेस गेट कर सकते हो। अच्छा, अब साइक्लिक वाली बात मैं पहले ही कर चुका हूँ कि अगर आप ये प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हो, आपको किसी भी पॉइंट पे नज़र आता है कि इन डिग्री 0 है ही नहीं, मतलब यहाँ पे मुझे शुरू में ही नज़र आ गया कहीं कोई किसी भी नोड की इन डिग्री 0 नहीं है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि साइक्लिक है। वैसे तो देख के ही पता चल जाता है, लेकिन लेट्स से आप डफर हो तो आप लेट्स प्रिटेंड कि T3 की इन डिग्री 0 है, ये वाली एज एग्जिस्ट नहीं करते। सबसे पहले आप T3 रिमूव करते हो, अब आपके पास ये हिस्सा रह गया। इस पॉइंट के ऊपर आपको कोई नोड नहीं नज़र आया जिसकी इन डिग्री 0 हो, इसीलिए आप कंक्लूड करोगे कि दिस इज़ नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। तो साइक्लिक डिटेक्शन कर लो, जिस मर्जी तरीके से कर लो, एक सवाल करने के 1000 तरीके होते हैं। सबसे सिंपल और विजुअल है कि साइक्लिक है, लेकिन फिर आपको बताना पड़ेगा साइकिल्स कौन कौन सी हैं। वैसे वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं, बहुत ईजी है, बट स्टिल। अच्छा, ये थी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। अब लेट्स से कोई चीज़ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो सीरियलाइजेबल नहीं है। हो सकता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ना हो, बल्कि व्यू सीरियलाइजेबल हो। अब व्यू सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, उसके अंदर व्यू इक्विवेलेंस वगैरह आ जाती है, वो मुझे भी नहीं पता। मुझे बस एक प्रोसीजर पता है जिसके थ्रू मैं प्रूव कर सकता हूँ, और काफ़ी लाइक सिंपल है और अंडरस्टैंडेबल है, उसके अंदर कोई इतनी डिटेल की बात नहीं है, कोई इतनी टेक्निकल बात नहीं है। वो ये है कि हम ना अपने सीक्वेंस को देखते हैं, यहाँ पे मुझे 3 ट्रांजैक्शंस का सीक्वेंस नज़र आ रहा है, और उसके बारे में ना कुछ इन्फॉर्मेशन नोट करते हैं। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स थे, तो इसलिए मैंने 3 कॉलम्स बना लिए, और मैंने इन तीनों वेरिएबल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन समराइज़ करने की कोशिश की है कि इस सीक्वेंस में क्या मेजर चीज़ें हैं जो मेरे सीरियल स्केड्यूल में होने चाहिए। क्योंकि एक्चुअल पॉइंट तो ये है ना कि आप प्रूव करना चाह रहे हो कि मेरे रिजल्ट्स किसी सीरियल स्केड्यूल के जितने आ रहे हैं, राइट? तो आप अपने स्केड्यूल के कोर जो प्रॉपर्टीज़ है ना, उसको एक टेबुलर फॉर्म में समराइज़ कर रहे हो, जिसको यूज़ करके आप एक सीरियल स्केड्यूल प्रोड्यूस करोगे, और आप कहोगे ये देखो, ये मेरा था जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ थे, और ये एक सीरियल स्केड्यूल जिसके अंदर वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसके थ्रू मैं बता सकता हूँ कि ये व्यू सीरियलाइजेबल, ये आर्ग्यूमेंट होएगी हमारे। तो यहाँ पे जो 3 हमारे पास रोज़ हैं, इनिशियल रीड, डर्टी रीड और फाइनल राइट। इनिशियल रीड, यहाँ पे हम x के लिए देखते हैं क्या हो रहा है। तो x की वैल्यू डेटाबेस से रीड करता है T2, फिर T3 इमीडिएटली राइट कर देता है। अब जो भी इसके बाद अगर कोई रीड करेगा ना, वो डर्टी रीड कर रहा होगा, क्योंकि उसने किसी और का राइट किया हुआ किया। तो इनिशियल रीड यहाँ पे T2 ही कर रहा है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। इसी तरह y के लिए हम इनिशियल रीड देखते हैं क्या है। मैं देखता हूँ T=1 के ऊपर रीड x हुआ है, T=2 के ऊपर राइट x हुआ है, T=3 के ऊपर साथ ही राइट y हो गया। अभी तक किसी ने रीड नहीं किया, साथ ही अपडेट हो गया। तो इस केस के अंदर अब आगे जाके जब T2 रीड करेगी यहाँ पे,
वो T1 का लिखा हुआ रीड करेगी। तो वो डर्टी रीड कर रही है, वो इनिशियल रीड नहीं कर रही। तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा कि T1 के बाद T2 चल रहा है। ये एक प्रॉपर्टी है मेरे स्केड्यूल की कि ज़रूरी है होना चाहिए सीरियल स्केड्यूल के अंदर कि T1 के बाद T2 चले, क्योंकि T1 की लिखी हुई वैल्यू T2 रीड कर रहा है। सही है। उसके बाद इसी तरह से डर्टी रीड जो है T3 भी कर रहा है वाई के ऊपर। जो T1 ने लिखा था ना, वो T3 रीड कर रहा है। तो इस तरह से हमने डर्टी रीड की भी बात कर ली। लेकिन अभी थोड़ा वापस आ जाते हैं इनिशियल रीड के ऊपर। मैं जी स्किप कर गया था। तो जी जो है उसके कोई भी राइट नहीं कर रहा। तो जो भी रीड करेगा ना, वो डेटाबेस की ओरिजिनल वैल्यू रीड कर रहा होगा, और वो इनिशियल रीड कहलाता है। तो T1 और T2 दोनों इनिशियल रीड कर रहे हैं इसमें। अच्छा, इसी तरह से एक्स और जी के ऊपर कोई डर्टी रीड नहीं कर रहा। जैसे ही वो राइट होता है उसके बाद कोई रीड नहीं कर रहा, इसलिए बात खत्म। तो अब फाइनल राइट पे आ जाता। एक्स के ऊपर जो फाइनल राइट है वो कौन कर रहा है? वेल, T3 ही अकलौती ट्रांजैक्शन है जो कुछ राइट कर रही है, तो वही फाइनल राइट है। उसके अलावा वाई है। वाई के ऊपर फाइनल राइट कौन कर रहा है? तो वाई के अंदर भी सिमिलर केस है कि एक ही ट्रांजैक्शन राइट कर रही है इस केस में, तो T1 ही फाइनल राइट कर रही है, और जी के ऊपर कोई राइट ही नहीं कर रहा, इसलिए वो खाली छोड़ गए। तो ये जो अब हमारे पास टेबल है ना, ये हमारी कुछ कोर प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो समराइज़ कर रहा है। अब इस टेबल को हम थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी इनिशियल रीड है ना, हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स, ये सारी चीज़ें ना हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स बता रही हैं अपने सीरियल स्केड्यूल के लिए, जो हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे इनिशियल रीड ये बताता है कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो ट्रांजैक्शन है T2, लाजमी है कि कोई भी प्रोसेस है ना, अगर जो एक्स को राइट कर रही है उससे पहले चले। उसकी वजह ये है कि T2 ने डायरेक्टली डेटाबेस वाली वैल्यू रीड करनी है, जबकि T3 वो चेंज कर देगा। तो इसलिए T2 को चाहिए T3 से पहले चले एक्स वाले केस के अंदर। इसी तरह फाइनल राइट है। अगर मल्टीपल चीज़ें एक ही राइट कर रही हैं तो हम चाहेंगे कि फाइनल राइट जो मेरी स्केड्यूल के अंदर है वही उन राइटिंग्स ट्रांजैक्शन में से एंड पे चले, ताकि उसका राइट सस्टेन करे हमारे सीरियल स्केड्यूल के अंदर। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो एक्स वाले कॉलम को भी हम खाली देख रहे हैं। तो पहली रो हमें क्या बताती है, इनिशियल रीड क्या बताती है, दैट T2 मस्ट रन बिफोर ऑल राइटिंग ट्रांजैक्शंस, क्योंकि वो इनिशियल रीड ले रहा, डेटाबेस से रीड ले रहा। तो ओनली T3 राइट्स इनटू एक्स। तो इससे ये पता चल रहा है कि T2 मस्ट रन बिफोर T3। ये हमें पता चला, ये हमने इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस किया टेबल के थ्रू। अच्छा, अब T3 जो है वो फाइनल राइट कर रहा है, मतलब उसको तमाम दूसरी राइटिंग प्रोसेसेस के बाद चलना। इस एग्जाम्पल के अंदर कोई और राइटिंग कर नहीं रहा, इसलिए ये हमारे लिए कुछ मीनिंग नहीं रखते। हमने इसको देख लिया, इससे हमें कोई नई कंस्ट्रेंट नहीं पता चले। अब हम आगे चलते हैं। तो वाई है हमारे पास। वाई के अंदर इनिशियल रीड वाला खाली छोड़ा हुआ, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो डर्टी रीड के अंदर हमने कुछ बड़ी डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि T1 कुछ राइट कर रहा था, फिर T2 रीड कर रहा था, T1 कुछ राइट कर रहा था, फिर T3 राइट कर रहा था। इससे ये पता चलता है कि T2 और T3 का लाजमी है T1 के बाद चला, जो सीरियल स्केड्यूल हमारा होगा उसमें। उसके बाद ये है कि फाइनल राइट है T1 कर रहा। T1 के बाद कोई भी राइटिंग प्रोसेस ना चले, तो हमारे पास कोई और राइटिंग प्रोसेस है ही नहीं, तो ये भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं रही। तो एक्चुअल कंस्ट्रेंट्स जो हमें पता चली हैं वो वही पता चली हैं जो लाइक टेबल के दरमियान में लिखी हुई हैं। खैर, इसी तरह आप जी के लिए करोगे, जी के अंदर कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रही कि जी के अंदर कोई राइट नहीं कर रहा, वो वैसे ही है, सारा पैटर्न समझ आ गया आपको। अब हमने ना बस देख लिया कि हमारे पास क्या कंस्ट्रेंट्स पता चली हैं। हमें कंस्ट्रेंट्स पता चली हैं T1 गोज़ टू T2, T2 गोज़ टू T3, T1 गोज़ टू T3। राइट, लाइक पहले T1 चलना चाहिए T2 से, और T3 से पहले T2 चलना चाहिए। तो क्या ऑर्डर होगा, T1 T2 T3, दैट्स इट। तो ये जो है, ये है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। और अगर कोई चीज़ व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होगी ना, तो उसके अंदर कुछ इस तरह का हुआ होगा कि उसके ना एंड पे कंस्ट्रेंट्स के सेट पे ना हो सकता है कुछ इस तरह का हो। अब ये इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि T1 मस्ट रन बिफोर T2 एंड T2 मस्ट रन बिफोर T3। बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे ये कहा जा रहा है T1 मस्ट रन बिफोर T3। लेकिन यहाँ पे हमें किसी इन्फॉर्मेशन से पता चला, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन से, कि लाइक T1 शुड रन आफ्टर T3। तो इस केस में एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है जो कोई भी सीरियल स्केड्यूल अकोमोडेट नहीं कर सकता। ये नॉन सीरियल के अंदर इस तरह के काम हो सकता है। तो ये जो है ये व्यू सीरियलाइजेबल नहीं है, और DB यही थे। ओके।